अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है नाजरीन, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। आज एक बहुत ही प्यारा शो है, मतलब हफ्ता शुरू हुआ है तो हमने सोचा एक बहुत ही प्यारा शो जिसमें आप अपनी अम्मा को याद करेंगे, क्योंकि कभी कभार अम्मा की बातें हमें इतनी खलती हैं और इतना गुस्सा आ रहा होता है एक सर्टेन एज पे, लेकिन उसके बाद जब वही बातें हमारे काम आती हैं तो हमें अपनी अम्मा से इश्क हो जाता है कि अल्लाह कितनी अच्छी तरबियत की। मैं हमेशा अपनी अम्मी पे बहुत फ़ख्र करती रही हूँ। उनकी ज़िंदगी के हर स्टेज पे हार्ड वर्किंग, बड़ी बैलेंस ज़िंदगी रखने वाली, मगर मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मैं बड़े होने के बाद उनकी शुक्रगुज़ार होंगी कि उन्होंने हमें ज़िंदगी के हर स्टेज पे कितनी अच्छे से सख्ती, प्यार, मोहब्बत, फ्रेंडशिप, इस सब का एक बैलेंस रख के परवान चढ़ाया। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारी बच्चियां स्पेशली अपनी अम्मा की शुक्रगुज़ार होंगी कि उन्होंने ये सिखाया, उन्होंने वो सिखाया, उन्होंने ये सिखाया। हमारी अम्मा जब से हम पैदा होते हैं ना तो लग जाती हैं हमारी ट्रेनिंग पर, जाने अनजाने में कितनी सारी चीज़ें ऐसी बता जाती हैं जो आपको आपके जहन में बिल्कुल नक्श हो जाती हैं कि ये करना है हमें, नहीं ये करना है, ये करना है। अम्मी प्यार भी बहुत करती हैं, मोहब्बत भी बहुत करती हैं अपनी औलाद से, लेकिन जो सख्ती माँ करती है, जितनी जेन्युइन माँ होती है, जितने अच्छे से क्रिटिसाइज़ वो हर चीज़ को करती है ना, और कोई नहीं करता। आपका सच्चा दोस्त, आपका प्यारा दोस्त आपकी माँ होती है, जिसको आपसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, सिर्फ वो देना जानती है कि किस तरह औलाद को उसकी बीमारी में, उसकी खुशी में, उसके दुख में कब खुश होना है, कब उसको मशवरा देना, ये सब एक माँ को पता होता है। सो आज हम आपको कुछ ऐसी माँओं से मिलाएंगे जो बड़ा ज़िंदगी में बैलेंस रख के चलती हैं। और कहते हैं ना, जब किसी का बच्चा बड़ा हो रहा होता है तो बड़ा दिल चाहता है इधर उधर से पूछने का, सुने मुझे कुछ आइडियाज़ दें, मुझे कुछ बताएं बच्चों को पालने के हवाले से, मुझे कुछ टिप्स मिलनी चाहिए, क्योंकि आप सीखना चाहते हैं। और जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आप अपनी पढ़ाई के हवाले से सीखना चाहते हैं। जब आपकी शादी हो जाती है, आपके बच्चे हो जाते हैं, सो आप एक एक्सपर्ट माँ बनना चाहते हैं। आप अपने बच्चे को वो सारी चीज़ें देना चाहते हैं जो शायद आपको लगता है कि कहीं आप में कमी बेशी रह गई, आपकी मदरहुड, आपके मदर के हवाले से कोई कमी रह गई। माएँ बहुत ऐसी मौके मिलते हैं जो वो घूरियाँ भी देती हैं। हर किसी ने अपनी अम्मा की घूरियाँ देखी होंगी, सुनी होंगी, समझी होंगी, और पहले कभी समझ नहीं आता, लेकिन फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी अम्मी की एक आँख समझने लगते हैं। मतलब हर चीज़ में रोक टोक, कभी हम इरिटेट भी हो जाते हैं, लेकिन कहाँ कितना बैलेंस रखना है, मतलब किस चीज़ को कितना टाइम देना है, ये अम्मी ही हमें सिखाती हैं। और इस दुनिया की कोई शख्सियत आपको नहीं सिखा। अब्बा का भी बहुत बड़ा रोल होता है परवरिश में, लेकिन क्योंकि ज़्यादातर अब्बा जो हैं उनकी और बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। लेकिन अगर आप कुछ घरों में देखेंगे ना तो बच्चों की जो बेसिकली बेस है वो किसी घर में अब्बा की वजह से बनती है। जब मैं अपने हस्बैंड के साथ बैठ के डिस्कस करती हूँ, सो मुझे ऐसा लगता है कि एज लड़का उसकी जो बेसिक्स हैं, जो उसकी तरबियत है, वो अब्बा ने ज़्यादा की है। सो शायद जेंडर के हवाले से मैटर करता है, वैरी करता है। आदमी को ज़्यादा जानता है, औरत को ज़्यादा जानती है। सो आज हम अपनी सेलिब्रिटीज़ से पूछेंगे कि कौन कौन से वक्त ऐसे हैं जहाँ बच्चों पे सख्ती करना ज़रूरी है, क्योंकि ये तो आजकल तो एक नया ट्रेंड चल गया ना, बच्चों को हाथ भी नहीं लगाना, बच्चों को ऊंची आवाज़ में भी बात नहीं करना। मगर कौन सी ऐसी घूरी जो आपके बच्चे के लिए है ज़रूरी, इस बात का जानना बहुत ज़रूरी है। सो आइए हमारे साथ हमारे सेलिब्रिटीज़ की टिप्स लेते हैं मिलकर, ताकि हम सब उससे फ़ायदा उठा सकें। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जितनी भी अम्माएँ हैं ना वो कमर कस ले। आज एक मिशन है हमारे शो का, और मिशन ये है कि हमें अपने बच्चों को कैसे पालना चाहिए। अरे भाई, हम पिलर्स हैं सोसाइटी के,
अपनी कौमों के, क्योंकि वो कहते हैं ना कि अच्छी माएँ दो हम तुम्हें अच्छी पूरी कौम देंगे। सो ये बात गलत नहीं है, क्योंकि आज के शो देखने के बाद आपको अंदाज़ा होगा कि जो माएँ हैं इनका पढ़ा लिखा होना कितना ज़रूरी है, क्योंकि आगे की जनरेशन को अगर इनको लेके जाना है तो यही हैं जो अपने बच्चों को संवार सकती हैं, उनको बिगड़ने से बचा सकती हैं। क्या ऐसी बेसिक्स हैं जो हमें अपने बच्चों की गुट्ठी में डालनी चाहिए। आज कुछ ऐसी सेलिब्रिटी माएँ हैं जो हमारी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक माशाल्लाह बहुत अच्छी माएँ हैं, जिन्होंने दीन और दुनिया हर चीज़ को साथ साथ लेके रखा है और अपने बच्चों को परवान चढ़ाया है, अपने करियर्स में भी फ्लरिश किया है और बच्चों को भी फ्लरिश करवाया है अपने इस परवरिश के ज़रिए। सो आइए मिलते हैं उन प्यारी माओं से जिनको आप ड्रामों में अलग अलग कैरेक्टर्स में तो देखते हैं, लेकिन असल लाइफ में जो कैरेक्टर उन्होंने हार्डवर्क के साथ प्ले किया है उसके बारे में जानते हैं। एक तरफ हैं रुबीना अशरफ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहिए। ये सिर्फ अपने बच्चों की माँ नहीं है, बहुत सारे और लोगों को भी ग्रूम कर रही होती है, यकीनन, जो और दिल से करती है। हाँ। मैंने तो बहुत कुछ सीखा है आपसे, मेरी प्रोफेशनल लाइफ में मैंने इतनी सारी चीज़ें आपसे पिक की हैं। मैंने आपसे आई डोंट नो, हम एक दूसरे से सीखते हैं। यू माई मेकअप मेंटोर। अच्छा यू आर। हाँ, माई हेयर मेंटोर. और there was a time when my hair was going through a bad phase. You were the one who told me how to, you know, उस बुरे वक्त को कैसे गुजारना था। लेकिन आपने जिंदगी की बहुत सारी हकीकतें जो है मुझे समझाई प्रोफेशनल लाइफ में भी। सो मैं बड़ा एडमायर करती हूँ आपको हमेशा। Thank you. तो मुझे लगता है आज परफेक्ट है आप वो वाली माँ जो जिसकी घूरी ज़रूरी है ना जिंदगी में। सही। मेरी दूसरी तरफ बैठी हैं जी फौजिया मुश्ताक, जिन्होंने करियर को कम टाइम दिया लेकिन बच्चों को सही घूरियाँ दी, बल्कि इनकी घूरियाँ बच्चों को ऐसी ही प्यार वाली घूरियाँ ही लगी होंगी आई गेस। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। आप कैसे हो? ठीक हो? मैं ठीक हूँ। सबने बच्चे ही पाले हुए, आपने भी पाले। हाँ, सबके अपने अपने एक्सपीरियंसेस। हाँ, जाहिर है। लेकिन आपकी बेटी के थ्रू, फातिमा के थ्रू हमें हमेशा आपकी बारे में सुनने को मिला है कि आप कैसी माँ रही हैं। थैंक यू। तो वो सख्त वाली माँ नहीं है, लेकिन प्यार में भी बहुत कुछ सिखा गई अपने बच्चों को, है ना? आप इनडायरेक्ट भी सिखा सकते हो, जाहिर नहीं कि डायरेक्टली बोलो। सो यहाँ से हमें एक अलग स्कूलिंग मिलेगी, वहाँ से अलग मिलेगी, और एक और स्कूलिंग इधर से मिलेगी। इस्मत इकबाल एक बहुत ही प्यारी एक्ट्रेस हमारे साथ है और बहुत ही प्यारी माँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आई थिंक निदा हम सब एक ही एक्सपीरियंस से गुजरे हैं विद डिफरेंट सिचुएशंस विद चिल्ड्रन। बिल्कुल। हमारे मतलब आई थिंक परवरिश एक जैसी ही होती है, लेकिन जो वाक़यात और जो हादसात होते हैं वो थोड़े डिफरेंट सिचुएशंस वैरी करते हैं, वैरी करते हैं। लेकिन चाहे हम कितना भी सिखा लें नई मदर्स को, जब तक वो खुद एक्सपीरियंस नहीं करती तब तक उनको वो सीख आती नहीं है। लेकिन कुछ माएँ बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर होती हैं हर चीज़ में, बच्चों को खिलाने पिलाने। हम अगर फर्स्ट स्टेज से शुरू करते हैं, पहला स्टेज बच्चे का, जो कहते हैं ना कि एक 2 साल से लेकर 7 साल की जो उम्र है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट उम्र होती है एक बच्चे की, जिसमें उसके फंडामेंटल्स बनते हैं, सारी बेसिक्स बनती हैं। और उस वक्त आप भी नई मदर होती हैं, आपको भी शायद भी पता होता है अच्छा पता नहीं ये करूँ या वो करूँ या क्या करूँ। सो हम वहाँ से शुरू करते हैं और आपके एक्सपीरियंस से थोड़ा हम सीखने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल ठीक। आपके फ्लैशबैक में जाते हैं और बहुत सारी माएँ तो भूल भी जाती हैं, फिर दो याद करती हैं अच्छा हाँ हमने ये किया था, बच्चे बता रहे थे। सो हम जाते हैं आपके बच्चों की 2 से 7 साल की उम्र तक। इस वक्त आप भी यंग मदर थी। अच्छा, माओं की जैसे बच्चों की तुम कह रही हो ना, ज़िंदगी में डिफरेंट स्टेजेस आती हैं, इसी तरह माओं की ज़िंदगियों में भी फ़र्क स्टेजेस आती हैं। और जब वो स्टेजेस गुजर जाती हैं, जैसे अभी हम 2 से 7 की बात कर रहे हैं, फिर उससे बाद और उससे बाद, तो फिर आप व्हेन यू लुक बैक ऑन दो स्टेजेस, व्हाट मोस्टली यू सी इज़ वेयर यू वेंट रॉन्ग। हाँ, बेसिकली कि हमसे परवरिश में कुछ गलती होगी। हाँ, आपको देखो दूर से देखने में ज़रा क्लियर नज़र आता है ना, बड़ा ब्रॉड विजन होता है। अब जब मैं दूर से देखती हूँ ना, उस वक्त अगर कोई मुझसे पूछता, आई वॉज डूइंग माई बेस्ट लाइक एनी मदर, क्योंकि पहले बच्चे। आप कैसी माँ थी, जिसके हाथ पाँव फूल जाया करते या जो कॉन्फिडेंट थी कि गलती भी की है तो कॉन्फिडेंस से? आप कैसी, खुद आपकी नेचर कैसी थी एज माँ?
कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंट थी कॉन्फिडेंट बट जाहिर है एट द सेम टाइम लर्निंग ऑल द टाइम Yes. फ्रॉम अदर पीपल हाँ. एंड ट्राइंग टू अचीव सर्टन थिंग्स. आप यू नो 2 से 7 साल की उम्र में भी आपको पता होता है कि आपने क्या अचीव करना है थ्रू योर चिल्ड्रन. हाइपर थी या कंपोज्ड थी? I was always hyper. अच्छा. I was always hyper. हाँ. और वही मैं अब सोचती हूँ कि गलत था. ओके. You know, मुझे लगता है जॉइंट फैमिली में थी कि सेपरेट? Separate, अलग. हमेशा से? हमेशा से तो यानी कि independently आपको living. खुद पालने पड़े सारी गलतियां, सही सब फैसले सब कुछ खुद करने पड़े? एग्जैक्टली हाँ. एग्जैक्टली. हाँ. और मैं वो वाली माँ थी जिसको के हर चीज़ एक साथ सही रखनी है ना. सिर्फ मेरा पूरा फोकस मेरे बच्चों पे नहीं था. मेरा घर भी क्योंकि नया था. हाँ. 2 साल पुराना था उस वक्त जब मैं ना आई. हाँ. तो वो भी एक नया टास्क था मेरे लिए. मेरी फैमिली उस वक्त जो मेरी एक्वायर्ड फैमिली थी वो भी नई थी हाँ. मेरे लिए. सो उनको भी मुझे साथ लेके चलना था. शादी भी नई थी. यस. 2 साल की शादी वर्क इन प्रोग्रेस होती है, फन नहीं होती. Yes. एक काम जो हो गया है और बच्चा दूसरा काम है नहीं होता. सो ये 4 काम 4 काम, घर, ससुराल, आपका मियाँ हाँ. और आपका बच्चा, ये चारों काम हैं. हाँ. शादी के पहले बिल्कुल. 2, 3, 4, 5, 10 साल तक. 10 साल. आई टेल एवरी गर्ल दैट द फर्स्ट 10 years ऑफ, सुनने में बहुत ज़्यादा लगते हैं, गुजारने में इतने ज़्यादा नहीं लगते. हाँ. पहले 10 साल जिंदगी के इन्वेस्टमेंट है. इफ़ यू इन्वेस्ट देम राइट देन यू कैन यू नो फिर आप उसका फल मिलना आपको शुरू हो प्यारी जाता है. बात है कि शादी के बाद जो 10 साल है वो इन्वेस्टमेंट है. एग्जैक्टली. वो आप फल लगा रहे होते हैं, दरख्त पूरा पौधा लगाते हैं, गार्डन करते हैं और फिर उसका फल खाते और जिन औरतों के साथ आप आज बैठी हो, हाँ. ये वो प्रोफेशनल्स हैं जिन्होंने शादी के बाद से पहले काम शुरू कर दिया था. हाँ. है ना. इंक्लूडिंग यू. हैं. आपने शादी के बाद किया है? शादी से पहले पहले भी किया है? हाँ, अगर पहले ही किया होगा तो फिर ही चल. और फिर आपको एक आपके बैक ऑफ द माइंड कांस्टेंट चीज़ ये भी होती है कि उसको छोड़ना नहीं है. हाँ. और लोग भी आपको अल्हम्दुलिल्लाह छोड़ने नहीं देते और बुलाते हैं और आप आना चाहते हो. सो यू फिडलिंग दीज 5 थिंग्स टुगेदर. Okay. आप इन 5 चीज़ों को मैनेज कर रहे हो. सो जो बात वही 2 से 7 पे वापस आते हैं बच्चे की एज तो एक मैंने कहा मैं हाइपर हूँ. हाँ. हाइपर अभी तक ही हूँ. हाँ. हमेशा रहूँगी बिकॉज दैट्स मी. सो मुझे लगता है थोड़ा चिल होना चाहिए था मुझे. आप थोड़ी सख्त माँ थी, डिसिप्लिन थी? मैं डिसिप्लिन. खाओ खाना इस वक्त खाना मैं है, disciplined हूँ. सो Exactly. इस वक्त सोना है. हाँ, कपड़े ये उतरने हैं खेलने तो का time उतरने हैं. आप गाड़ी में अगर बदतमीजी कर रहे हो तो I'd stop the car, open the door, ask the child to go out. Okay. And I'll drive the car if you behave like this. ओके. So I was that kind of strict when it needed to be. आजकल ऐसा होता है कि स्कूल के जो स्कूल में मारते या डांटते वो तो खैर नहीं थे प्राइवेट स्कूल्स में भी, लेकिन एक पनिशमेंट चेयर होती है. सो आपके घर में कोई पनिशमेंट कोना, और माँ बाप भी ऐसी ट्रेनिंग करते हैं, एक कोना होता है कान पकड़ के पीछे खड़े. हमारे घर में था. हमारी अम्मा ने ऐसा, अब्बा ने हमारी ऐसा. अम्मी ने भी. और मुझे वो कोना कान याद पकड़ के है. कोना खड़े हो कोने जाओ. में खड़े होना बेस्ट सजा थी दुनिया हाँ. की. मैं कहती हूँ वो चेयर वो कुछ भी नहीं है. वो जो कोने में खड़ा करती थी ना अम्मी, हाँ. और कहती वो थी आज कि भी माँ- निकलना नहीं है जब तक तुम सॉरी ना कहोगे. ओके. बिकॉज व्हाटएवर जो आज भी माओ को करना चाहिए ये. बिल्कुल करना चाहिए. ये punishment टाइम वाले- आउट. दैट्स अ हाँ. टाइम आउट के खड़े. और उस जनरेशन ने सॉरी कहना सिखाया. हमने कोने में तो खड़ा किया. हमने ये नहीं कहा कि जब निकलोगे तुम जब सॉरी कहोगे. हाँ. तो इस जनरेशन को सॉरी कहना नहीं आता. हमारी जनरेशन को आता है. हमें इसीलिए हमारी जिंदगियां जब एक पटरी पे डाली तो चलती रही. बिकॉज वी न्यू हाउ टू से सॉरी. ओके. सो अच्छा, अगर मैं वहीं 2 से 7 वापस आ रही हूँ. वापस आती हूँ. तो द ओनली नाउ थिंग दैट आई फील, अगर मैं दोबारा उस फेज में पे जाऊँ तो मैं क्या करूँ कि मैं शायद खुद थोड़ी सी चिल हो जाऊँ. ओके. बिकॉज मैं वो वाली माँ थी जिसको सफाई तुम्हें पता. हाँ. मुझे सफाई का पैनिक है. हाँ. सो मैं वो माँ थी कि बच्चे का जब बच्चा चल के और चीज़ें मेरे घर में आई वॉज लिविंग इन एन अपार्टमेंट एट दैट टाइम. एक छोटा सा लाउंज था. इतना जितना ये है.
और मैंने बहुत मेहनत से उसको सजाया। डेकोरेट किया था, 1 साल 1.5 साल मीना के आने से पहले लगा के। तो मुझे उसमें से मेरा रिजॉल्व था कि मैंने कुछ नहीं हटाना, हाँ, और मैंने कुछ नहीं हटाया। सीरियसली? एग्जैक्टली। कैसे? मतलब लाइक बच्चा तो और चीज़ हटाता है, फेंकता और है। मेरे पास गवाह हैं, जाहिर है, क्योंकि मेरे घर में कोई चीज़ और पत्ते, एक बेल, रियल मनी प्लांट की मीना चढ़ी ने होती। कभी हाथ नहीं लगाया चीज़? नो, दे वर नॉट अलाउड टू। कैसे? हाउ? कैसे ट्रेन किया? आई थिंक जब वो बहुत छोटे थे हाँ। और चलना शुरू हुए तो उनको वॉकर्स दिए, हाँ। और वो वॉकर्स जो थे सोफे थोड़े थोड़े इधर किए, वो वॉकर सिर्फ उस एरिया में चलते थे जिसमें कोई चीज़ें नहीं थी। ओके, ओके। और उस एरिया में नहीं आ सकते थे जहाँ चीज़ें थी। हाँ। और फिर जब वो वॉकर से बाहर आए और खुद चलने लगे, तब तक उनको समझ आ गई कि ये चीज़ें नहीं छेड़नी। ओह। जाहिर है कि मुश्किल था समझाना, हाँ। ऐसा नहीं है कि उनको एक ही दिन में और एक ही दफ़ा में समझ आ गई। थोड़ा कंसिस्टेंट होके बताना पड़ता है कि इसको टच नहीं करना था, कि तोते की तरह होता है ना बच्चा, हाँ। उसको रट्टे मार रहा होता है कि इसको जिंदगी में क्या करना। सो आजकल के पेरेंट्स कहते हैं, अगर मैंने कुछ पेरेंट्स को देखा है, दीवारों पे लिखना है, लिखते रहो, कोई चीज़ पे, मतलब मैंने उनके घरों का हाल देखा है। वो कहते हैं बच्चे को जो करना है एक्सप्लोर करने दो। हमारे अब्बा और अम्मा ने कभी हमें दीवार पे लिखने नहीं दिया, और ना ही हमने कभी दीवारों पे लिखा। ऐसे लोगों के बच्चे घर आ जाते हैं तो आप चीजें पकड़ रहे होते हैं। So, और उनकी माएं ये उनको मुझे कुछ मैं नहीं कह बड़ी रही होती। कंफ्यूज हो रही हूँ हम कि माएं कुछ नहीं लोग कहती, कुछ वो कहते हैरत हैं, होती कुछ लोग कुछ कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं एक्सप्लोर करने दो, जो गिराना है गिराने दो। उनकी दीवारें भरी होती हैं उनके बच्चों की लकीरों से। नहीं, हमारे यहाँ ये सख्ती थी, इनके यहाँ इनके बच्चों ने हाथ नहीं लगाया, कभी भी नहीं। तो मुझे समझ नहीं आती गलत हम क्या किस है? चीज़ को फॉलो करें। मैंने फिर सोचा बहुत इस बारे में, हाँ। बिकॉज मुझे लगा कि मुझे शायद इनके जैसा होना, बिकॉज माई ब्रदर एंड हिज वाइफ आर एग्जैक्टली इस किस्म के लोग। उनके बच्चे कुछ भी घर में, उनके घर में कोई चीज़ नहीं होगी, वो रखेंगे भी नहीं, और अगर वो कुछ भी करेंगे, मतलब माई ब्रदर वुड बी स्लीपिंग एंड इफ हर डॉटर वुड जंप ऑन हिम व्हाइल ही वाज स्लीपिंग, मेरी सांस रुक जाती थी। हाँ। वो सो रहा था, वो जो सो रहा था वो भी कहता था कोई बात नहीं दीदी, इट्स ओके। हाँ। और उसकी बीवी भी कहती थी कोई बात नहीं दीदी, इट्स ओके। हाँ। सो वो एक और तरह के बच्चे हैं, मेरे एक और तरह के बच्चे हैं, एंड आई वुड थिंक कि ये सही कर रहे हैं या मैं सही कर रही हूँ। मैंने ये सोचा कि दोनों सही हैं, बिकॉज आई एम मी एंड दे आर दे। मैं वो नहीं बन सकती, वो मैं नहीं बन सकते, ठीक है। बच्चे जो भी उनके माँ बाप कर रहे होते हैं उनके लिए वही ठीक होता है, क्योंकि उन्होंने वही देखा होता है। आपने ये जो डिसिप्लिन जो बेस 2 से 7 साल की उम्र में बच्चों को दी, आपको क्या लगता है कि उससे आपके बच्चों को क्या फ़ायदा हुआ? अगर अब आप देखती हैं तो आपको क्या लगता है, दोनों में, आपके पास बेटा भी है बेटी भी है, दोनों जेंडर्स हैं, सो जाहिर है दोनों की परवरिश में थोड़ा बहुत फ़र्क तो होता ही है, लेकिन आपको क्या लगा कि उस वक्त की डिसिप्लिन से बच्चों के अंदर आपके क्या, अब आप देखती हैं? वेरी डिसिप्लिन। अच्छा, टाइम की पाबंदी, डिसिप्लिन, चीज़ों का हिसाब किताब, सिचुएशंस को असेस करना, उनको आता है। हाँ। एंड आई वुड नॉट हैव हैड इट एनी अदर वे। मुझे इसके अलावा कोई, मैं किसी और के अगर बच्चे देखती हूँ जो डिसिप्लिन ना हो, जिनको 10 मिनट की कीमत का ना पता हो, हाँ। तो मैं घबरा जाती हूँ। हाँ। सो मेरे बच्चों को शायद ऐसा ही होना चाहिए था। ओके, तो हम यहाँ आते हैं दूसरी तरफ। अब हम 2 से 7 साल को डिस्कस करें तो फौजिया जी, आपकी माशाल्लाह बेटियाँ हैं, और जैसे मैंने कहा कि दोनों जेंडर्स की परवरिश थोड़ी डिफरेंट होती है, वो मुझे अंदाज़ा ऐसे हुआ कि मेरा बेटा भी है बेटी भी है, और कभी कभार मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं ना, तो तुम्हें ये वाली सख्ती इधर करनी चाहिए, तुम्हें बेटे नहीं पालने आते, क्योंकि मेरी बहनें रहीं, और जब मेरा भाई आया तो मेरी शादी हो गई थी, तो तुम सिला को देखो, मैं फरीद और बलाज को देखता हूँ। उसने मुझे थोड़ा सा ट्यून किया। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि उस 2 से 7 साल में आप किस तरह की माँ थी? देखिए, बच्चे को ट्रीट किया जाए, लेकिन हाइपर से नहीं, प्यार से, क्योंकि आप अगर हाइपर होते हो और उसको डराते हो तो उसका कॉन्फिडेंस। अच्छा, आपकी नेचर भी तो थी ना प्यार वाली ना, कि हर किसी की अपना एक अपनी फितरत होती है, अपनी नेचर होती है, तो वो जो जब आप खाली प्यार में थी तो बच्चों ने आपको चने नहीं चबवाए? नहीं एज में वो सब अंडरस्टैंड करते थे। हाँ। और दोनों माँ बाप में से एक सख्त होना चाहिए। ओके, तो आपके मियाँ सख्त थे? नहीं, मेरे मियाँ नहीं, मैं सख्त थी। आप सख्त थी? हाँ, अच्छा। लेकिन इनडायरेक्टली प्यार से समझाना। हाँ। और अगर न समझे तो बात नहीं करना। ओके, तो उनको एहसास होता था जब वो आप बात, लेकिन 2 से 7 साल के बच्चे को थोड़ा क्या बात नहीं करने वाला हो जाता है, हो समझ जाता आता है। हाँ, बिल्कुल आता है, ज़्यादा आता है बल्कि, कि मम्मा नाराज है। हाँ, बिकॉज वो तो इतना डिपेंडेंट एज है ऑन द मदर
if the mother is not responding to their needs, their जो भी वो उस वक्त हाँ, चाहते हैं, हाँ। उनको ज्यादा समझ आता है। बड़ों के पास तो बहुत कुछ होता है ना, इधर लेकिन उधर तो ज्यादा अटैच distractions। होते हैं ना, यानी हर हाँ। वक्त माँ बाप से हाँ। अटैच, माँ से यानी ज्यादा बच्चों को अटैच, पनिश Actually करने की सिखाने की अलग-अलग चीजें, अलग-अलग चीजें। मैंने आपसे पिक की कि आपने जो डिसिप्लिन बरकरार रखा, गाड़ी में बदतमीजी हो रही है तो चलो बाहर निकलो, हाँ। या पनिशमेंट है कान पकड़ के खड़े हो, और आपने कहा नाराज हो जाओ, बस बात ना करो, इग्नोर करो। हाँ। थोड़ी थोड़ी देर में उनको एहसास एहसास हो जाता दिलाओ कि था ये चीज़ बुरी क्या है। हो रहा, हमने बुरा हाँ। किया है। अंडरस्टैंड कर लेते हैं बच्चे, समझ Okay. जाते हैं। क्योंकि मेरे फादर थे ना बहुत स्ट्रिक्ट, अच्छा, पढ़ाई के मामले में। हाँ, आप फर्स्ट नहीं आए हो, थोड़े नंबर कम आए हैं तो बहुत डांटते थे। अच्छा। तो मैंने ये सीखा कि ये नहीं होना चाहिए। फिर बाद में जब हम बड़े होते गए, लेकिन आप अपने तो पेरेंट्स से भी सीखते हैं हाँ। कि क्या करना है हमने और हाँ, क्या वही नहीं करना, हमें है ये ना? रियलाइज होने लगा कि बास एस्पेक्ट में हम कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं। Okay. तो वही सोचा कि वो स्ट्रिक्टनेस ज़्यादा प्रेशर से आती थी, हाँ। वो नहीं होनी तो चाहिए। आपने अपने अब्बा से ये सीखा कि मैं इतना भी ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं Strict ना हूँ, हो। मैं एक आना दफ़ा रवि तो रखूँ। मेरी बहन जो थी वो कम नंबर लाई, तो उसको डांटा, तो वो जाके हमारा बड़ा सा स्टोर था, उसमें लिहाफ के नीचे छुप गई थी। ओह, सारा स्कूल देखा, मोहल्ला देखा, सब देखा, हाँ। कहीं नहीं मिली। परेशान हो गए। अम्मी कुछ किसी काम से गई, उन्हें लिहाफ हिलता हुआ नजर आया। हाँ। उन्होंने हटाया तो मेरी बहन बेहोश पड़ी गई, अब्बू के डर से। अब्बू के डर से कि ये रिपोर्ट कार्ड अगर उनके हाथ में आया तो पिटाई हो जाएगी अल्लाह सब। अल्लाह, तो मैंने सीखा कि ज़िंदगी में ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपकी जो पर्सनैलिटी वहीं से बनती है, 1/4 दिमाग वहीं बन रहा हाँ। होता है 2 से 7 साल में। तो उसमें आप ये इंडेक्स कर देंगे, इनपुट कर देंगे, तो फिर आगे चल के परेशानी। हाँ हाँ, मैंने लाइफ में यही सीखा। ओके, तो मैं बहुत काम क्वाइटली उनको समझाती थी। हाँ, तो मैंने देखा कि बच्चों में वो चीज़ें आती गईं कि अम्मी को ये पसंद नहीं, हमने ये नहीं करना। हाँ, बाप तो स्ट्रिक्ट नहीं थे, तो मुझे ही होना पड़ता था। हाँ, आप नाराज हो जाती थी। हाँ। और क्या क्या सजाएं होती थी जो 2 से 7 साल के बच्चे को आप दे पाती थी उनको सही करने के लिए? मुझे याद नहीं कि मैंने कभी ऐसी देखो सजाएं- भूल जाते हैं ना कभी कभी। नहीं, वो कह रही मैंने दी नहीं है। दी नहीं है। नहीं, that's what she's एज saying. के साथ साथ अगर दी बच्चे होती तो भी याद change रहती होते मेरी हैं। तरह। हाँ। Try to मतलब वो आपको अंडरस्टैंड करना शुरू कर देते हैं अलॉन्ग विद देयर एज। हाँ। जैसे जैसे बड़े होते हैं उनको समझ इन्होंने आना कहा कि 2 से 7 साल में पर्सनैलिटी उनको बनाने डिसिप्लिन करने के मैंने लिए कहा। मेरे नाराज साथ हो हो जाती चुका थी। था ना। आपके साथ आपने क्या किस तरह बच्चों को डील किया? अच्छा, मुझे अपने बेटे के साथ इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। आपके बेटा बेटी दोनों हैं? बेटा बेटी तो दोनों आपको हैं। हाँ। लेकिन मेरी बेटी जब छोटी थी, मतलब आप ये समझे कि 4-5 महीने की, जी, तो हम गांव गए। अच्छा, गांव से जब वापस आए हैं तो घर में घुसे हैं, सारा चीज़ें वीज़ें रखी हैं। हाँ। कोई 9-10 बजे उसने रोना शुरू कर दिया। अब कितने साल की थी वो? 4-5 महीने का बच्चा, हाँ, और रोई जा रही है। अम्मी भी ऊपर से आ गई, क्या हो गया बेटा, ये रोई जा रही है। 1.5-2 घंटे हो गए। अब एक बच्चा, इतना छोटा बच्चा रोए जा रहा है 2 घंटे से, क्या करे? हाँ, मैंने कहा मैं इसे डॉक्टर के पास लेके जाती हूँ। मैंने उठाया, उसको साइड की सीट पे रखा, गाड़ी स्टार्ट की। तो जैसे ही गाड़ी स्टार्ट की, बाजी चुप हो गई। ओहो, घूमना था। बिकॉज उसको वो जो ट्रैवलिंग वाली जो गाड़ी की आवाज़ थी ना, वो उसको अच्छी लग रही थी, या उससे उसको नींद आ रही थी, और वो सो गई। हाँ, अब आप सोचेंगी कि मैं कार पोर्च में गाड़ी स्टार्ट करके बैठी हुई हूँ उनको सुलाने के लिए। आप ऐसा करती थी? हाँ जी, ओह माय गॉड, ठीक है, वो हो गया। उसके बाद जब वो थोड़ी सी बड़ी हुई है, मतलब मैं आपको उनकी ज़िद्दी तबीयत की बात बता रही हूँ Okay. कि बचपन से। उसके बाद वो जब थोड़ी बड़ी हुई है, कोई 3.5-4 साल की, हाँ, तो क्योंकि मेरा एक बिज़नेस था, मैं बाहर जाती थी आ रही। जब मैं बाहर से वापस आई हूँ तो एक चूसनी उसके मुंह में थी, 2 चूसनियाँ हाथ में थी, 1 चूसनी गले में थी। मैंने अम्मी से कहा, मैंने कहा ये क्या? हाँ, तो कहती हैं कि उसके बगैर खाना नहीं खाती, कि चूसनियाँ इसके हाथ में होनी चाहिए, वरना हाँ। ये खाना नहीं खाती। मैंने कहा अच्छा। हाँ। अब मैंने ज़िंदगी में पहली बार एक सख्ती की, मैंने सारी चूसनियाँ वूसनियाँ लेके, निदा उसने 2 दिन तक खाना नहीं खाया। Oh my एंड शी वाज लाइक दिस। सो आपको अभी अंदाजा होगा कि जो आपके पास बच्ची अल्लाह ने दी है उसकी नेचर में थोड़ा जिद है, स्टबननेस है, stubbornness जिद है, है, ठीक है। हाँ, उसके बाद वही ना करते क्या मरते क्या ना करते वाली बात। मैंने उसको चूसनी दी है, चूसनी को देख के उसने दोनों चूसनियां मुंह में डाल के और तड़प के ना? यूं कांप रही थी। और फिर मैंने उसको दूध पिलाया, खाना खिलाया। मैंने कहा भाई अब इसके साथ मत्थाकुटी नहीं करनी। बट सेम डॉटर अलॉन्ग विद हर लाइफ वो चेंज होती चली गई। हाँ,
अब ये कि उसमें चेंज स्टबर्ननेस कैसे नहीं। लाई आप, यही तो मैं आपसे सीखना चाहती हूँ। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, हाइपर होते हैं, ज़िद्दी होते हैं। मैं एक ब्रेक के बाद वापस आऊँगी, पर आपने मुझे ये बताना है कि देखिए बच्चों के अंदर से माएँ आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ कैसे निकालें। आप उन पर सख्ती भी नहीं करते, आपके दिल के टुकड़े होते हैं, जिगर के टुकड़े होते हैं, आपसे होती भी नहीं है। मगर कुछ बच्चे, सबकी नेचर अलग होती है। जैसे इनके बच्चे काम है, इनको इतनी वो नहीं करनी पड़ी भाग दौड़। सो कुछ लोगों के बच्चे स्टबन होते हैं, उनको सही रास्ते पे लाने के लिए हमें कितना पेशेंस अंदर रखना चाहिए, क्या टेक्निक्स हैं, ये हम आपकी लाइफ स्टाइल से जानेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम हमारी सेलिब्रिटी माओं से पूछ रहे हैं कि उन्होंने जो हथकंडे, जो टिप्स जो इस्तेमाल किए हैं अपने बच्चों को एक बेहतर इंसान बनाने के लिए, वो शायद उनकी बातों बातों में हम उनसे कुछ सीख जाएं। और अभी इसमत आप बता रही थी कि इनकी बेटी की अगर थोड़ी सी नेचर ज़िद्दी थी तो उसको काम डाउन करने में इन्होंने कितने पेशेंस का सहारा लिया, और क्या टिप्स हमें मिल सकती हैं आपके उस 2 से 7 साल वाले स्टेज पे। अच्छा, मैंने कभी अपने बच्चों को डांटा नहीं। अच्छा, वो उस वक्त जब जिद भी करे थे तो डांटा नहीं? अच्छा। What I used to do, I used to keep quiet। और मैं उनको क्या कहती थी, फर्ज करे कि मुझे गुड़िया चाहिए, हाँ। बारबी डॉल चाहिए, ओके फाइन, हाँ बेटा चाहिए, दिला देंगी। हाँ बेटा ला दूंगी आपको, हाँ। ला दूंगी, आज नहीं कल ला दूंगी। अभी मामा आसरा। बहुत, हाँ मामा बहुत थक गई है ना, हाँ। ये है वो है फलाना है ढिमकाना है, वो हो गया। दूसरे दिन फिर का जानबूझ के देर घर से आना, ड्रैग करती नहीं आप? हाँ जी, हाँ। 3-4 दिन, हफ्ता निकल गया। अब वो क्या हुआ, वो जो जिद थी वो बैठ गई। ओके। जब बैठ गई, मैंने देख लिया कि भाई भूल गई हैं, सारा हाँ। कुछ हो गया है। फिर एक दिन जाके उनको बारबी डॉल ला के दी। ओके। तो उनको सब्र करना सिखाया मैंने, ओके। कि आपकी जो जिद है वो हाँ। उसी वक्त पूरी नहीं हो सकती, हाँ। यू हैव टू वेट फॉर इट फॉर द राइट टाइम। तो वो इस तरह से कर करके ना, मैंने आहिस्ता आहिस्ता कि ये है हाँ। ये इस तरह से कर करके उसको वो किया। पता है क्या, जैसे आप जिद के ऊपर मैं बात करी हूँ अगर, तो मुझे किसी ने, मेरे शो पे कोई एक्सपर्ट आई थी और उन्होंने मुझे बड़ा अच्छा एक टिप दिया। कहने लगे आपका बच्चा रो रहा है, वो 10 मिनट तक रोता रहा, आपने उस 11वें मिनट तक वेट करना है उसके रोना ख़त्म होने का। अगर आपने 10 मिनट के अंदर अंदर जो उसका जो ज़िद का टाइम स्पैन है ना, वो बढ़ता रहेगा। आपने अगर 10 मिनट के अंदर उसकी ख्वाहिश, वही जिस पे वो ज़िद कर रहा है, वो पूरी कर दी, तो उसको लगेगा कि तो मैं रोता हूँ तो ये तो मेरी ज़िद पूरी हो जाती है। तो आपके अंदर वो सब्र होना चाहिए कि आप उस 11वें मिनट का वेट करें कि वो चुप हो जाए। ऐसा ही है, वो आहिस्ता आहिस्ता उसका हो जाएगा कि भाई मेरी ज़िद से तो ये मेरा काम निकल ही ना। लेकिन कुछ पेरेंट्स हिम्मत हार जाते हैं, अल्लाह तो रो रहा, हमारे बच्चे का मुंह सूज गया है। उसी वक्त तो आपको विल पावर अपनी स्ट्रॉन्ग रखनी है, उस वक्त विल पावर आपको चाहिए। इसी को तो कहते हैं ना बेजा लाड प्यार। हाँ, फिर उसमें बच्चे आगे बिगड़ते चले जाते हैं। सो यहाँ आपसे हमने ये सीखा कि उनको उनकी आहिस्ता आहिस्ता जिद ख़त्म करने के लिए हाँ। आप ड्रैग करती रही, डिले टैक्टिस जैसे गवर्नमेंट करती है आजकल अक्सर हो जाएगा या दर्जी करता है, कपड़े मिल जाएंगे आप कहते थक हार गए। सो वो वाली चीज़ आपने बच्चों पे आजमाई। बाकी मैंने अगर किसी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया तो वो उनकी स्टडीज़ थी, हाँ, उसमें मैं बहुत उसमें सख्तियाँ। हाँ, मैं बहुत स्ट्रिक्ट थी कि आपने पढ़ाई करनी है, आपने स्कूल जाना है, सब कुछ है, छुट्टियाँ नहीं करने देती। छुट्टियाँ नहीं करनी। हाँ। आपके पेट में दर्द हो रहा है, आपके सर में दर्द हो रहा है, डजंट मैटर। ये बेसिक है ना, जैसे 2 से 7 साल वाली बेसिक है। बहुत सारी अम्माएं, अल्लाह इतनी सुबह कैसे उठाऊं बच्चे को, चलो छुट्टी करा दो। हाँ, ये गलत है ना। इसका मैंने किया हुआ था इंतजाम। अच्छा। मैंने काम वाली को बुलाती थी, सुबह आओ बच्चों को उठाओ। अच्छा, तो वो आके उठा के उनको नहीं, तरस आता है जबरदस्ती ना खड़ा कर बच्चों देती को। थी बाथरूम में। तरस आता है ना, कुछ माओं को बहुत तरस आता है कैसे, और माओं को नहीं आता तो दादियों को आ जाता है। रहने दो ना, सुने दो ना, छुट्टी, लड़ाई हो जाती है कंबाइंड फैमिली सिस्टम में। Combined में तो कितनी जालिम है, बस बच्चा कैसे रो रहा है फिर भी स्कूल भेज रही है। ये भी चीज़ें बेयर करनी पड़ती है कुछ माओं को। और अब्बाएं भी होते हैं कुछ, भाई मैं नहीं छोड़ने जा रहा, मैं थका हुआ हूँ, छोड़ो छुट्टी करा दो आज। अच्छा नहीं, मैंने तो 1.5 साल की उम्र से अपने बच्चों को डालना शुरू कर दिया था। लाहौर में एक वो जर्मन खातून थी, हाँ। उन्होंने एक वो किंडरगार्टन टाइप चीज़ हाय, बनाई 1.5 थी। साल?
हाँ, मैंने फातिमा 1.5 साल भी की पैम्पर पौने शैम्पर 2 साल उसकी की दूध थी, की पौने 2 बोतलें। साल की थी। हाँ। पड़ोस ने मुझे कहती थी, क्या तुम जालिम औरत हो, इतनी सी बच्ची को वैन में बिठाती हो, इतनी सी बच्ची। वो खुद कह रही होती थी। हाँ, वो नेबर्स कहती थी, मैं कहती थी अभी से सीखेगी। अच्छा आप देखें, आज का कॉन्सेप्ट ये भी है कि नहीं भाई सारी उम्र तो पढ़ना है, यानी गोरे तो देर से डालते हैं बच्चों को स्कूल 5 में। साल, हाँ, 4 4 साल साल, की 4 साल का से। रूल है, हाँ। हाँ, और हमारे यहाँ जल्दी है, सारी हमारे यहाँ जिंदगी 3 तो साल, पढ़ना है, सारी 4 साल। जिंदगी तो पढ़ना है। मैं अपनी अम्मी से बात करती तो मेरी अम्मी एक बहुत अच्छी बात कहती थी। मेरी अम्मी कहती थी गोरे की एवरेज से एज ज़्यादा है नदा, हमारे मुकाबले में गोरे की एवरेज एज ज़्यादा है, हमारी एवरेज एज 45 है। अगर आप रिसर्च करते हैं, हमें अपने बच्चों को जल्दी पढ़ाना, उनको जल्दी काबिल बनाना, जल्दी पैरों पे खड़ा करना पड़ेगा। तो तुम उनसे मुकाबला, गोरे से मुकाबला नहीं कर सकती, क्योंकि वो जो 6 साल में या 5 साल में बच्चे को स्कूल भेजते गोरे से किसी भी बात में मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो और भी बहुत सिर्फ उन्होंने लेट स्कूल नहीं भेजा, हाँ। उन्होंने उसके बाद 18 साल पे बच्चे को कहा कि नाउ यूर ऑन योर ओन, Yes. घर से निकाल आउट के ऑफ द बाहर खड़ा नेस्ट कर देते हैं। हाँ। उन्होंने अपने घोंसले से बाहर फेंक देना है बच्चे को, चाहे कुछ भी हो। पढ़ाई अब तुम अपनी खुद करना चाहते हो तो करो, और उनका सिस्टम भी है जो कि कहता है कि जितने सेमेस्टर लोगे उसके लिए पे करो, नहीं कर सकते तो सारी ज़िंदगी इंस्टॉलमेंट्स में पे करो। क्योंकि हमारा सिस्टम फ़र्क है, इसलिए हमारा तरीका फ़र्क होगा। ओके। हमने बच्चे को पालना है, हम जब तो तक बड़े के- होने तक पाए। जब तक के हम जिंदा हैं। जब अच्छा तक हम जिंदा अब हैं। उसी वक्त मैं उसी वक्त पे वापस आती हूँ बात पे, एजुकेशन पे सख्ती, वो प्लीज़ मुझे बताएं। आपने जैसे अपने बच्चों को वो उनको जो पढ़ना है पढ़ने दिया, या आपने सख्ती की कि भाई मैथ में वीक हो तो ट्यूशन ले लो, या आपको पोजीशन लेनी है? आपने अपने बच्चों को पढ़ाई में कैसे हैंडल किया? देखो, फोकस तो जाहिर है हर माँ बाप का उस वक्त में ख़ास तौर पे टिल द ओ लेवल्स के ज़माने तक हाँ। रहता है हाँ। कि बच्चा पढ़ाई को उस तरह से डील करे, और आपको नज़र भी आ जाता है कि ये बच्चा जो है ये बगैर पढ़े भी नंबर ले लेता है, ये बच्चा जो है इसको मेहनत करनी पड़ती हाँ। है, या ये बच्चा है जो नहीं करना चाहता मेहनत, इसका ध्यान नहीं है, और अगर हम इसको ज़्यादा प्रेशराइज करेंगे तो ये ट्रॉपल कर जाएगा, हाँ। मतलब ये गड़बड़ा जाएगा। सो आई जस्ट रियलाइज दैट आई हैव एक बच्चा जो बग़ैर थोड़ा सा पढ़ के और नंबर ले आता था, और एक मेरी बेटी थी जिसको बिल्कुल नहीं पढ़ना था, बिल्कुल भी नहीं। तो दोनों के लिए शुरू तो जाहिर है ट्रायल एंड एरर था। शुरू में तो मैंने बहुत प्रेशर लिया भी और बच्चों को दिया भी, क्योंकि पढ़ाई इंपॉर्टेंट थी। माई मदर वाज द काइंड ऑफ मदर जिन्होंने बच्चों की पढ़ाई पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया था, जिन्होंने ये रूल सेट किया हुआ था कि मास्टर्स से कम को वो पढ़ाई नहीं समझती थी। सो मुझे भी जाहिर है पता था कि पढ़ाई इम्पॉर्टेंट है। सो बट आफ्टर अ वाइल नवल के लिए रूल था कि तुमने सिर्फ अपनी टाइमिंग बनानी है, बिकॉज उसको पता है कि उसको क्या पढ़ना है। ट्यूशन किसी को भी नहीं चाहिए थी, बट वो खुद बताते थे। व्हेन आई आस्क्ड, जब भी पूछती थी कि तुम्हें जब हेल्प चाहिए है तो बता दो, तो वो कहते थे जब चाहिए होगी बता देंगे, और जब चाहिए होती थी तो बता देते थे। Okay. सो मेरे बच्चों ने ट्यूशन्स नहीं की सिवाय 2 हफ्ते के स्पैन में या एक महीना। मिना वॉज ऑन द अदर हैंड डिफरेंट चाइल्ड। Okay. पढ़ाई उसका फोटे नहीं थी। उसकी ज़िंदगी जो थी वो शी स्टिल इज़ अ पीपल्स पर्सन। उसका हाँ। वो एकेडमिक वाला बच्चा नहीं है। हाँ। उसके लिए रूल ये था कि तुमने सिर्फ पास होना है, ओके। और तुमने मुझे बस रिपीट में नहीं जाना। हाँ। और मैंने तुमसे कुछ नहीं पूछना, तुम कब पढ़ रही हो कब नहीं पढ़ रही हो, मुझे कोई फर्क ये नहीं आपको पड़ता। कब समझ आया? यानी ये उसको मुझे जरा कितनी देर किस से- एज में थी जब आपको ये समझ? ये- देखिए माएँ भी तो समझ रही ये होती, हर किसी को अलग तरह बहुत का दफ़ा गाड़ियाँ अपनी मार मार के एक्सीडेंट करा क्योंकि एवरी टाइम आई यूज टू गेट अ कॉल, आप ज़रा स्कूल आ जाएं, हाँ। एंड आईड गो एंड दे से ये पढ़ती नहीं है। जब ये बहुत दफ़ा हुआ एंड आई रियलाइज अगर ये पढ़ती नहीं है तो इसको पढ़ना नहीं है। सो इसके ऊपर जब हम ज़्यादा प्रेशर डालेंगे तो ये और ज़्यादा परेशान होगी, ये परेशान होगी, स्कूल परेशान होगा, मैं परेशान होंगी, गाड़ी निकालूंगी पीछे लग जाएगी, इधर से जाऊंगी साइड से लग जाएगी, यू नो Stress. दैट्स व्हाट आई द Yes. स्ट्रेस Yes. दैट इज़ व्हेन आई डिसाइडेड वन डे कि इस बच्चे को प्रेशर नहीं देना और ख़ुद को भी नहीं देना। सो हमने ये डिसाइड कर लिया कि तुमने सिर्फ पास होना है बस, और फिर उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ मुझे आपसे सीखने को ये मिल रहा है, अगर मैं आपकी बात का लुबे लबाब में कंक्लूड करूँ,
कि आपका हर बच्चा एक दूसरे से डिफरेंट होता है। हाँ। कुछ पढ़ाई में तेज होता है, किसी में कोई खासियत होती है, वो आपको जाननी पड़ेगी, ऑब्जर्व करनी पड़ेगी और फिर उस हिसाब से बच्चे को टैकल करना। नवल को आई वुड कॉल फ्रॉम वर्क एंड उसका टाइम फिक्स था 3 से 5, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर नाउ। सो आई कॉल हिम एट 4 एंड आस्क क्या कर रहे हो बेटा, और वो मजाक करता था, खेल रहा हूँ अम्मा। बेटे अम्मा पढ़ रहा हूँ और क्या करूँगा। उसका डिसिप्लिन ये था कि वो उसी वक्त पे, चाहे मैं घर हूँ चाहे मैं घर ना हूँ, वो वही काम करेगा। हाँ, हालांकि बेटियों के लिए कहते हैं लोग ऐसा कि बेटे तंग करते हैं, यहाँ उल्टी कहानी है। बिकॉज वो पढ़ने वाला बच्चा था। हाँ, वो पढ़ना चाहता था, वो अचीव करना चाहता था। ही वॉज अ टॉपर ऑलवेज। ओके, वो हमेशा फर्स्ट ग्रेडर, ए स्टार बच्चा था। सो उसके लिए रूल फ़र्क था, मीना के लिए रूल बिल्कुल फ़र्क। आपको क्या लगता है कि अगर वो पढ़ाई में आपने उस पर प्रेशराइज नहीं किया, वो खुद उसके अंदर क्या क्वालिटी डेवलप हुई जो आप उसको कंपैरिजन कर सकती हैं कि पढ़ाई नहीं है तो कोई बात नहीं, मीना के अंदर क्या क्वालिटी डेवलप हुई? मीना व्हेन शी वाज रिलैक्स, जब उसके ज़िंदगी से ये प्रेशर निकाल दिया मैंने कि तुमने भी फर्स्ट आना है, तुमने अच्छे मार्क्स लेने हैं, इतने % लेने हैं, शी ब्लूम्ड। उसने फिर क्योंकि मीना की क्वालिटी जो सबसे बड़ी आज भी है, वो ये है दैट शी हैज़ सो मेनी स्किल्स, जिसमें सबसे बड़ी स्किल है पीपल स्किल। ओके, उसको लोगों के साथ बनानी आती है, उसको लोगों के साथ डील करना आता है, उसको लोगों के साथ मिल के चलना आता है। उसकी सर्वाइवल स्किल्स, सेंसिबिलिटी ऑफ असेसिंग सिचुएशंस, गेटिंग इन एंड आउट ऑफ सिचुएशंस बहुत बेहतर है। तो देखिए ना, आपने उसकी पर्सनालिटी नहीं खराब की। अगर आप वहाँ लगी रहती पढ़ो 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 पढ़ो, शायद उसकी पर्सनालिटी रुइन हो जाती। मेरा बच्चा छोटा था और उसकी टीचर ने, वो बड़े सख्त स्कूल में पढ़े, तो उसने मुझे आके बोला कि तुम्हारी राइटिंग गंदी है, तुम डफर हो, तुम ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने कहा कि आजकल के दौर में जब हर चीज़ आप iPad पे कर रहे हैं, वहाँ तो राइटिंग भी काउंट नहीं होती। तो ये मैं मुझे किसी ने समझाया, मुझे नहीं पता था, मुझे किसी ने समझाया कि वो कैसे तुम्हारे बच्चे के दिमाग में बचपन में डाल सकते हैं कि वो डफर है, वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता सिर्फ इसलिए कि उसकी राइटिंग खराब है। हाँ, it doesn't really matter। तो तुम कैसे उसकी पर्सनालिटी रुइन कर सकते? हाँ, मैंने स्टैंड लिया जाके, कॉम्प्लेक्स हो जाता है बच्चा। मैंने कहा आप मेरे बच्चे को डफर नहीं कह सकती, वो और बहुत सारी चीज़ों में इंटेलिजेंट है, उसकी राइटिंग अच्छी नहीं है क्योंकि ये जेनेटिक है। मेरे मियाँ की अभी आज तक अच्छी नहीं है, तो क्या मेरा मियाँ कामयाब नहीं है जिंदगी में? डॉक्टर्स की अच्छी नहीं होती, डॉक्टर्स की अच्छी नहीं होती उनको। मतलब आपके पेरेंट्स पे बहुत सारी चीज़ें आपकी जाती हैं। सो मैंने कहा आप ये नहीं कह सकती, मैं उसे मेहनत कराऊंगी, आपकी शिकायत दूर करूंगी, लेकिन आप उसे डफर नहीं कह सकते। कभी कभार पेरेंट्स को स्कूल में भी जाके स्टैंड लेना पड़ता है। किसी ने बहुत सही कहा है, देयर इज नो सच थिंग एज बैड स्टूडेंट्स, देयर ओनली गुड टीचर्स एंड बैड टीचर्स। यस, एग्जैक्टली। जो बच्चा अच्छा स्टूडेंट नहीं है उसको अच्छा टीचर नहीं मिला है। अच्छा, अब वही पढ़ाई की बात आ गई, मैं पढ़ाई की बात आपसे करूंगी कि बच्चे, छोटे बच्चों पे पढ़ाई में आपने सख्ती कितने लेवल तक की? देखिए, प्रेशर तो डालना ही नहीं चाहिए, आप फोर्स तो कर ही नहीं सकते। कुछ तो डंडे के पीर होते हैं भाई, प्रेशर नहीं डालो तो करोगे तो आपके सामने पढ़ेगा, हाँ। लेकिन इंटरेस्ट नहीं लेगा। इंटरेस्ट जाहिर होता है कि इंटरेस्ट दिलाओ, शौक दिलाओ, फिर देखें बच्चा कैसे आगे शौक कैसे दिलाएं? बस यही तो खूबियाँ होनी चाहिए शौक दिलाने की। मैं यही करती थी कि उनको शौक दिलाती थी कि ये यूं होगा तो बहुत अच्छा होगा। स्कूल में कहते हैं डिफरेंट स्टोरी बुक्स लाके दो तो रीडिंग की आदत डेवलप कराओ, स्कूल वाले भी गाइडलाइंस देते हैं, लेकिन देखिए हर किसी के पास पैसे नहीं होते। नहीं तो आपको भी बैठ के फिर पढ़ना पड़ता है ना साथ। हाँ, आपको बैठ के पढ़ना पड़ता है। जिस तरह मेरे घर में पूरा एक जो ऊपर टीवी लाउंज है हम सबके बेडरूम के बीच में, वो पूरा किताबों से भरा हुआ है, और मैं वहीं बैठती हूँ, वहीं बैठ के पढ़ती हूँ ताकि आते जाते वो देखें कि अम्मा पढ़ रही हैं। वो आइडियल समझते तो उनको भी शौक होता है पढ़ने का। मुझे शौक था, मेरी बेटी फिर वो बुक्स जमा निकाल कर के ला के देती थी, खुद भी पढ़ती थी। उसको पता था कि अम्मी को इंटरेस्ट है तो मैं भी इंटरेस्ट डेवलप करूं। तो ये शौक होता है, आप अपना एक गोल सेट करो मैंने कि तो ऐसे बच्चे भी को घर ये देखे बनाना हैं, है। माँ पढ़ी लिखी नहीं है और बच्चे ने पोजीशन ली हुई है, कितनी चीज़ें वायरल होती हैं, मतलब माँ एजुकेटेड नहीं है और बच्चों ने लाइटों की रोशनी में पढ़ के, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ के एक्सेल किया। तरबियत। कैसे तरबियत? जब माँ पढ़ी लिखी नहीं है कैसे? एक फैमिली में जानती हूँ कि वो इतने वेल ऑफ नहीं थे, लेकिन उनकी माँ बहुत अक्लमंद थी। हाँ, तो 6-8 भाई बहन
जब खाना खाते थे तो शोरवा पतला कर देते थे। आज उनके बच्चे कहाँ कहाँ पहुँचे, सिर्फ माँ की अक्ल की वजह से सबको यूनाइट रखती थी। उसमें फिर यूनाइट रखना भी बहुत बड़ी चीज़ है। माएँ फिर बच्चों को फीड Sharing- करती है ना कि sharing हमने is यहाँ caring। नहीं रुकना, हमने इससे आगे निकलना है। और इससे आगे आप कैसे निकल सकती हो कि आपने पढ़ाई करनी है, आपने कुछ पढ़ना है, आपने हमें यहाँ से निकालना है। यू नो, दे स्टार्टेड फीडिंग देम इन देयर माइंड। तो वो जो है ना, वो जुस्तजू बच्चे के दिमाग में बचपन से जब डलती है तो पैदा फिर वो कहता है नहीं मैंने कुछ बनना है। एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात, प्यार का जो पैमाना है वो कितना होना चाहिए। कुछ लोग बस उनका बस नहीं चलता बच्चों के आगे ला के जो है ना वो दुनिया रख दें कि क्या चीज़ें उनको कितने लेवल तक खरीद के देनी चाहिए, मोहब्बत और प्यार का इजहार कितने लेवल तक करना चाहिए। क्योंकि हर माँ की अलग पर्सनालिटी होती है, कुछ एक्सप्रेसिव होती है, कुछ नहीं होती। पुरानी कहावत है ना, हाँ। खिलाओ सोने का निवाला देखो शेर की आंख से, बस इस लिमिट तक रहना चाहिए। हाँ, इससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। हाँ। ज़्यादा आप क्या कहते हैं, सबके पॉइंट ऑफ व्यूज चाहिए मुझे अलग अलग। देखो वो प्यार जो बिगाड़ दे वो तो फिर प्यार नहीं हुआ दुश्मनी ना। हुई। वो तो दुश्मनी हो गई। हाँ, हाँ। सो प्यार तो है, माँ और बच्चे के प्यार से बड़ा तो इस दुनिया में कोई प्यार नहीं, हाँ। कोई हकीकत नहीं है। बिल्कुल। एंड इफ योर चाइल्ड डजंट अंडरस्टैंड इट इन द वे यू गो अबाउट रेजिंग दैट पर्सन, हाँ। तो फिर टू बैड फॉर दैट पर्सन। ठीक है, माँ तो वही करेगी जो उस बच्चे के हक में बेहतर है। लेकिन एक होता है प्यार दिखावे का। अगर आप बेजा कर रहे हैं ना और पब्लिकली भी कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि बस मेरा बच्चा जो है वो चूंकि ये नहीं खाता तो ये नहीं बनेगा, मेरा बच्चा जो है वो ये वाला पानी अपना घर से लेके आएगा, मेरा बच्चा जो है वो इस वक्त ये कर रहा था तो मैं नहीं आ सकती, मैं समझती हूँ आप थोड़ा सा गलत सिग्नल दे रहे हो बच्चे को। क्योंकि बच्चे जो हैं वो सिर्फ आपके लफ्ज़ों से, आपके एक्शन से जो भी सीख रहे हैं वो आप उनको ऑल इम्पोर्टेंट बना रहे हो। बहुत सारे ऐसे माँ बाप लगने लगेगा हाँ, कि मैं सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जब भी वो आता है बच्चे हाँ, जब वो बच्चे बड़े हो जाएंगे और आप एक्सपेक्ट करोगे उनसे कि वो आपका ध्यान करें तो वो कहेंगे हमने तो ये देखा नहीं है हाँ कि आपने कभी हमारे अलावा किसी का ध्यान किया हो। तो माँ बाप का तो काम है सिर्फ अपने बच्चों को देखना, हाँ है ना। सो यू गिविंग द रॉन्ग सिग्नल हेयर। तो हमारे जब बच्चे होंगे हम आपको नहीं देखेंगे, हम अपने बच्चों को देखेंगे। मेरे भाई ने एक दफ़ा मुझसे पूछा था कि हमें अपने बच्चों से जो चाहिए है वो उनको कैसे सिखाना है, किस तरह सिखाना है। हमें अपने बच्चों से क्या चाहिए पहले तो ये डिटरमाइन करना है। मुझे अपने बच्चों से चाहिए है कि जब मुझे उनकी ज़रूरत हो, जो कि अब से ऑनवर्ड्स वो वक्त आ गया है, तो वो हों मेरे लिए। इतने सालों में मैंने तो सीखा उनको क्या चाहिए, इतने सालों में उनको भी सीखना था कि माँ को क्या चाहिए है। अगर माँ की शक्ल जैसे वो कहती हैं 7 साल में भी उन्होंने बच्चे को ये सिखाया कि मैं नाराज़ हूँ, ठीक है। अगर माँ अपसेट है तो क्या करना है, अगर माँ की बर्थडे है तो क्या करना है, अगर माँ बीमार है तो क्या करना है, और अगर यू नो आज माँ ने घर में खाना नहीं पकवाया फॉर वॉट एवर रीज़न, वो काम पे थी या वो जो भी थी, तो हमें क्या करना है। हमें सिर्फ उनको कॉल करना है कि अम्मा घर पे खाना क्यों नहीं है, हाँ, या कि हमें कहना है अम्मा मैंने खाना ऑर्गेनाइज कर लिया है, आप फिक्र ना करना, मैंने ना जो भी। हाँ, व्हाट काइंड ऑफ बच्चा डू यू वांट टू रेज, दिस काइंड और दैट काइंड, जो कि आपको काम पे कॉल करे और कहे कि क्या मुसीबत है इस घर में खाना भी नहीं होता कभी। 18 साल पे, 20 साल पे, 22 साल पे, 24 साल पे आप ये बच्चा रेस करना चाहती हो जो 28 साल पे भी आपसे कहे कि खाना क्यों नहीं है घर पे। हाँ। या आप ये बच्चा रेस करना चाहती हो जो 18 साल ऑनवर्ड्स आपको कहे माँ खाना नहीं है, मैं कुछ मंगवा लूँ, आपने क्या खाना है। दैट्स द चिल्ड्रन आई वांट। यानी कि छोटा सा बच्चों की break। जो परवरिश है वो रियलिटी और प्रैक्टिकल इस बात को खत्म होने दो। हाँ। सो आई माय ब्रदर सेड कि हमने कैसे फिर करना है ये, हाँ। कि हमें बच्चे जब चाहिए हो वो मिल जाएं, हमें हम एक आवाज़ दें कि भाई ईद आ रही है, एवरीबडी कम। हाँ, तो हमने अपने माँ बाप के लिए वो करना है, बच्चों को दिखाना है। बच्चे देखेंगे कि जब ईद आती थी हमको सबको लेके हमारे माँ बाप अपने माँ बाप के पास चले जाते थे। जब मेरी माँ की माँ बीमार होती थी तो मेरी माँ हमें छोड़ देती थी और भाग जाती थी
और कहती थी प्लीज घर देख लो, मैं वापस नहीं आऊंगी जब तक मैं अपनी माँ को खड़ा नहीं कर दूंगी 2 पैरों पे। नाइस, जो आपको Nice अपनी example. औलाद से चाहिए वो आपको अपने माँ बाप के लिए करना है। वेरी गुड, That's the only lesson you can give to your children. Very If you gave that already, you are a winner. Very If you nice. did not, आपको पता चल जाएगा। वेरी नाइस, वेरी एक छोटा सा वक्फा, और वक्फे के बाद सबसे मुश्किल एक माँ और बाप के लिए टाइम है टीन एज बच्चे। वो बच्चे जो 2 से 7 साल के होते हैं वो संभल जाते हैं, ओह, लेकिन जब बच्चे टीन एज में आते हैं फिर कैसे टैकल करें, साइकोलॉजिस्ट बनना पड़ता है हमें। एक छोटे से ब्रेक के बाद आइए उस फेज में लेके चलते हैं आपको। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। इस वक्त हम डिस्कशन कर रहे हैं, पता नहीं अपने बच्चों के लिए क्या जान निकाल दें, क्या करें, क्या सीखना चाहते हैं। और यकीन माने कि आप एज माँ अपनी ज़िंदगी के हर स्टेज पे सीख रहे होते हैं। जब बच्चा 2 से 7 वाली एज है, टीन एज है, बच्चे की शादी हो गई है, उस वक्त भी आप अपने बच्चे को गाइडलाइंस दे रहे होते हैं, उस वक्त भी गुरियाँ दे रहे होते हैं कि ऐसे इसके साथ ऐसा बर्ताव नहीं करो, इसको ऐसे ही नहीं रखो, अपने बच्चे को सही पालो। हम एज माँ जो टीचिंग्स हैं, जो सीधा रास्ता दिखाना है, वो जब तक हम अपनी कब्र में नहीं चले जाते ना, तब तक हम अपने बच्चे को सिखाते रहते हैं। सो इस वक्त हम डिस्कस करें टीनेज। अब टीनेज एक बहुत इस तरह का दौर है जहाँ आप ज़्यादा सख्ती करेंगे तो कभी कभार बच्चे आपके हाथ से निकल जाएंगे, जहाँ आप बहुत लीनियंट होंगे तब भी आपके बच्चे आपके हाथ से निकल जाएंगे। खतरनाक एज है। क्या वो लाइन है इस एज के लिए? आप क्या गाइडलाइंस देंगी मदर्स को? अच्छा, मैंने जब मेरे बच्चे टीन एज से गुजर रहे थे, व्हाट आई डिड वाज कि उनके जितने वो दोस्त बनाते रहते थे सारा, तो वो लेकर आते थे। तो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज़, बेटा आपके अम्मी अब्बू क्या करते हैं? अच्छा, अब कभी अम्मी को लेकर ना, बल्कि ऐसा करो मैं ही तुम्हारे घर चलती हूँ, तुम्हारे अम्मी अब्बू से मिलती हूँ, तुम्हारे घर वालों से मिलती हूँ। अच्छा, बहन भाई के, तो मैं अपने बच्चों के दोस्तों से दोस्ती करती हूँ। और आप अपने बच्चों के दोस्तों के पेरेंट्स से भी पेरेंट्स से भी दोस्ती करती थी, ताकि मुझे उनकी जो है ना कंपनी का पता हो, क्योंकि क्योंकि इस टाइम पर कंपनी मैटर्स अ लॉट। हाँ, तो मैंने अपनी बेटी के भी जितनी फ्रेंड्स थी उनके घर में, उनकी माओ से, हर किसी से, बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है, हम यहाँ जा रहे हैं, अच्छा हाँ ठीक है जाओ, फ़ौरन फ़ोन किया, है भी फलाना साथ जा रहा है, फलानी जगह जा रहा है, आपको पता है? उन्होंने कहा हाँ जी पता है, वो उधर ही है, वो उनके फादर ही उनको लेके जाएंगे, उनका इंतज़ार करेंगे, निकलेंगे और लेकर आ जाएंगे। तो मैंने इस तरह से कंट्रोल किया कि अपने बच्चों को पता नहीं चलने दिया कि ये मैं क्या खेल रही हूँ, मगर मैंने इसी तरह से जो है ना उनकी आमद और रफ्त का ये किया। फिर स्कूल का, कॉलेज का ये होता था कि मैं आई यूज्ड टू ड्रॉप देम, आई यूज्ड टू पिक अप देम। मैंने वो नहीं रखी, वैन नहीं रखी, मैंने ड्रॉप नहीं रखा। उससे क्या फ़ायदा होता है ड्रॉप्स और पिक्स से? फ़ायदा ये होता है कि आपने बच्चे को छोड़ा, आप वहाँ 10-15 मिनट तक खड़े रहे जब तक स्कूल की घंटी नहीं बज गई, बच्चा अंदर नहीं चला गया, टीचर के हवाले आपने बच्चा नहीं कर दिया। एंड जब आप वापस आते हैं तो आप स्कूल छूटने से कोई 15-20 मिनट या आधा घंटा पहले आ जाएं। एंड यू शुड कीप द डिफरेंट टाइमिंग्स। ये यहाँ से मैं आपकी एक बात पिक करी हूँ, क्योंकि आजकल बड़ा सुनने में आ रहा है स्कूल के बाहर ड्रग्स का सिस्टम शुरू हो गया है, ये वाली चीज़ें सुनने में आ रही हैं। सो यहाँ से मैं वो पिक करी हूँ कि माँ आ गई है लेने या बाप आ गया लेने, तो बच्चों को तो टाइम ही नहीं मिलेगा जल्दी, क्योंकि ड्राइवर होगा तो उसको तो वेट करा लेंगे, बाहर रुके रहो, या वैन वाला एक सर्टेन टाइम पर है, आना ही नहीं आना। लेकिन मैं गाड़ी में बैठ के इंतज़ार नहीं करती, हाँ मैं ग्राउंड में जाती थी। ओके, कि मुझे पता होता था कि इनकी लास्ट क्लास जो है ना वो ये राइट साइड। उस तरह आप रोज़ स्कूल से भी इन टच रही? हाँ जी, कि तो क्या हो रहा है, मैं क्या जाके उनको वहाँ से अंदर से ग्राउंड से पिक करती थी, बैग उठा लिया साथ में, बेटा थक गया होगा, ये है वो सारा। अच्छा, अब देखिए सारी माएँ ड्राइविंग नहीं करती, बहुत सारी माओं के पास गाड़ियाँ भी नहीं हैं, तो अगर मैं जनरली माओं को कोई चीज़ आपसे लेकर उन तक पहुँचाना चाहूँ तो उस वक्त कैसे जाएँ माएँ, या क्या करें? आई थिंक कि यहाँ तो वो यही बात है कि करीबी स्कूल में डालें जो आपका वॉकिंग डिस्टेंस हो। अगर वॉकिंग डिस्टेंस नहीं भी है तो एटलीस्ट बच्चे से स्कूल की बातें करें। ओके, हाँ,
अच्छा आज क्या हुआ, रिसर्च में क्या किया था, टीचर ने क्या मैं किया। कहीं पढ़ रही थी, इसी बात पर मैं सेकंड करूंगी आपकी। मैं कहीं पढ़ रही थी कि रिवायती सवाल नहीं बच्चों को समझ आते, बोर हो जाते हैं। हाँ। बड़े टेक्निक से माओ को सवाल करने पड़ते हैं। हाँ। इस तरह घुमा फिरा के उससे कि उनको उनकी- पता भी ना चले जब कि आप इंक्वायरी हो स्कूल के रही है। बारे में, उनके दोस्तों के बारे में पूछेंगे तो कम से कम आप में तो इतनी अकल होनी चाहिए ना कि बच्चा क्या बोल रहा है, बच्चा किस तरह से जवाब दे रहा है, किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। तो वो चीज़ें सारी जब आपको पता चलती रहती हैं तो आप एक दिन आप स्कूल पहुंच जाए ना यार, महीने में एक बार या 15 दिन में तो एक बार आप जा सकते हैं ना, चाहे मुझे कितनी मजबूरी किसी हो। एक्सपर्ट ने आके इस सोफे पे बैठ के बताया था, कहते हैं जब बच्चा आए ना, खास तौर पे बेटा घर आए ना और टीन एज में है, तो अम्मा ने ना, बहुत सारी अम्माएं नहीं हक करती, नहीं बेटा है वो, अम्माएं हक करती हैं और बाल सूंघती हैं। सिगरेट की बू तो नहीं आ रही कहीं? मैंने कहा लो कितना अच्छा आइडिया है। कहते बच्चे को पता भी ना चले उसको अम्मा आ रही नहीं आ रही, जा रही है, प्यार करिए। अम्मा उस वक्त बनी हुई डिटेक्टिव, गले लगाया और सूंघ रही है। कहा मतलब क्या? क्योंकि एक दो दफ़ा मैंने अपने बेटे से पूछा, कह रहे अरे भाई मैं जहाँ बैठा हुआ था वहाँ सिगरेट्स थी, मैंने इंक्वायरी की, मैंने कहा अच्छा बड़ी क्या आ रही है ये बू? तो मतलब मुझे बड़ा अच्छा एक पॉइंट लगा कि पता भी ना चले और डिटेक्टिव भी बन जाए। हाँ, क्योंकि ये एज ऐसी है ना कि जब वो रिटेलिएट करना शुरू कर देते हैं जब फिर आप कहते हैं ना हाँ तो ये इससे क्यों मिल रहे हो, तो उससे क्यों मिल रहे हो। हाँ। तो आप जो है ना वो तरीके से उनसे पूछते रहे उनकी एक्टिविटीज़ आज क्या हो रही। मैं अपने बच्चों को मना नहीं करती थी। हाँ। मैं कहती थी हाँ जाओ। मेरे बेटे ने एक दफ़ा कहा ये शीशा क्या होता है, शीशे का बड़ा दौर। हाँ। मैंने कहा मैं बताती हूँ क्या होता है। लाहौर में वो सेंटर पॉइंट पे पूरा वो एक शीशा लाउंज था, मैं वहाँ ले गई। हाँ। मैंने कहा ये होता है, बैठो पियो। हाँ। शीशा आया जनाब, पिया। अब वो शीशा पीने के बाद ना यूँ हो गया था, ठीक है। अब खाना आया, उसने खाना नहीं खाया। जब खाना वाना खा के जब हम गाड़ी तक गए, पार्किंग तक जाते जाते उसको वॉमिटिंग शुरू हो गई। उसके बाद उसने कहा तोबा मैंने आज मतलब ये शीशा पीना तो बहुत तकलीफ दे काम है। मैं करवा देती थी, मैं कहती थी आओ चलो हाँ। लेट्स डू इट, मिलके करते हैं। मैं तो पर्स इनके तलाश करती थी ना। मरियम फातिमा जब शूट से आती थी हाँ। तो उनके पर्स ढूंढती थी। उनके अल्लाह, पर्स? हाँ। अच्छा। पहले तो हम लोग साथ जाते थे, अम्मी या अब्बा। हाँ। हाँ। अब वॉच रखने के लिए अब हमें एतमाद कायम हो गया कि सब कुछ ठीक ठाक है। तो मैं फिर वापस आती थी तो पर्स चेक करती थी कि अल्लाह पनाह दे कोई सिगरेट विगरेट की कोई ऐसी आदत ना हो। एक दफ़ा मरियम के पर्स से निकली वो जो लेडीज़ वो होती है। मैं बड़ी परेशान हो गई कि ये क्या हो रहा है, या शायद ये शूट पे बोर होती हैं तब ये करती हैं। फिर मैंने उनको जाके एप्पल का वो जो छोटे आते थे जिनमें गाने सेव करते थे, आईपैड वगैरह, वो हाँ। लेके दिए कि बच्चियाँ खुश हो, ये हरकत ना अल्लाह करें। कितनी प्यारी बात है। हाँ। उसके बाद मैंने एक दिन चुपके चुपके पूछा कि मरियम सिगरेट पीना तो बुरी बात है ना। उसको अम्मी वो मेकअप आर्टिस्ट ने अपनी सिगरेट रखवाई थी, वो मुझे याद आ गया। अल्लाह मैंने उसे वापस नहीं की। शुक्र, मैंने कहा अल्लाह शुक्र मैं बच गई, मेरी बच्ची स्मोकिंग नहीं कर रही। हाँ। बस ये मैंने वॉच रखी। और वैसे भी टीनेज तो अच्छा जैसे देखिए ना, टीनेज में बच्चियाँ बड़ी आपस में जिद करती हैं, हमें दोस्त के घर रहने जाना है, हमें फलाना की शादी है, स्टे करना होता है, जाना है हमें cousins इकट्ठे। के यहाँ जाना उसमें है। कैसे बैलेंस रखें? उसमें मतलब उस वक्त क्या करना चाहिए? उस वक्त उनको जाने देना चाहिए। आप कहती बाद में जाने आदमी- देना हाँ, चाहिए। बाद में इनकी जो चपकलिशें होती हैं, झड़पें होती, समझ आ जाती कि माँ ठीक कह रही थी। एक दफ़ा हो चुका है। बहुत कजिन्स के घर रहती थी, मैंने कहा बेटा एक दिन देखोगे कि कुछ होगा। हुआ, ख़त्म हो गया। पता चल गया कि माँ सच कह रही थी। अच्छा थोड़ा नहीं, experience मैं तो साथ में बैग पैक कराती थी, बेटा ये चीज़ रख दूँ, ये चीज़ रख दूँ। तुम लोगों ने कार्ड्स खेलने हैं, तुमने क्या करना है वहाँ पे, क्या खेलना है, तो वो गूगल हो क्या, गूगल करके गेम था कोई, वो रख देती थी। और सारा यू नो लाइक वो वर्ड स्क्रैबल और ये यानी सब कुछ। चिल अम्मा बन जाए, उस वक्त जाने दें, क्योंकि मेरी अम्मा ने बड़े चिल रही, एंड आई यूज्ड लेकिन टू हमें गो रहने नहीं एंड जाने ड्रॉप दिया। देम एट द हाउस। उनके माँ बाप से मिलके वहाँ अच्छा। ड्रॉप करके फिर मैं आती थी। हाँ। कजिन्स वगैरह मैं हमारी अम्मा ने हमारी टीनेज में कहती सारा दिन रहो, एंजॉय करो, रात को अपने घर आके सो, हाँ ऐसा ही। रुको, सब एंजॉय। बेटियों के हालांकि लिए तो- इतनी लिबरल थी, पर मुझे नहीं उनकी बात ये समझ आई ना, फ्रेंड्स के घर रहने नहीं की इजाज़त नहीं। फिर आप रोकते ना, फिर क्यूरियोसिटी होती कि क्यों रोक रही हैं, क्या वजह है। ये तो सिंपल सी बात है कि लोग एक दूसरे के घर आके रहते हैं, तो बच्चा हमेशा क्यूरियस रहता है। जाने दो, देखने दो,
उनको एक्सपीरियंस होने दो कि वहाँ क्या हुआ। आपस में कजिन्स है ना, पता है कि आप रिश्तेदारी में, शादियों में नहीं रहते थे पहले, लोग एक एक महीना आके रहते थे। तो आप क्या कहती हैं? सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है। देखो मैं ये समझती हूँ कि जब बच्चे टीनेज में चले जाते हैं ना, तो माँ बाप का लर्निंग पीरियड शुरू हो जाता है। उस वक्त माँ बाप जो उस एज तक 12-13 साल की उम्र तक समझते हैं कि उनको सब आ गया है और वो बिल्कुल सही बच्चे रेस कर रहे हैं। उनको पता चलता है हमें कुछ नहीं आता और हमें कुछ नहीं पता, बिकॉज बच्चा हर बात पे आपको डिफाई करता है, बच्चा हर बात पे आपको क्वेश्चन करता है। और ये वक्त चलता है कोई मेरा ख्याल है 25, 26, 27, 28 साल तक। 10 साल से ज़्यादा का अरसा है जिसमें माँ बाप कॉन्स्टेंटली लर्न कर रहे हैं हाउ टू गो अबाउट थिंग्स। जैसे इन्होंने कहा कि मैं जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब कभी कोई पैनिक मोमेंट आता था ज़िंदगी में तो फ़ौरन रिएक्ट नहीं करती थी। आई थिंक दैट इज़ व्हाट वी नीड टू लर्न। ओके, द इमीडिएट रिएक्शन बड़ा मुश्किल काम है। टीनेज बच्चों की माँ को हाँ, ज़्यादा पेशेंट पेशेंस, नो हाउ टू गो अबाउट थिंग्स। मतलब टीनेज में बच्चा गया, अब आपका पढ़ाई का, स्टडी का, अपने आप को अपना लेवल चेंज करने का वक्त शुरू हो गया। अब आपको पता चला कि आपको बच्चे पालने बिल्कुल नहीं आते। जो आप कहते थे ना, नहीं मुझे सब पता है, मेरा बच्चा ठीक है, मेरा बच्चा पढ़ाई में भी अच्छा है, मेरा बच्चा घर आके यूनिफॉर्म फ़ौरन उतारता है, मेरा बच्चा खाना खाता है, मेरा बच्चा सब्जी भी खा लेता है, वो सब गलत हो जाता है आफ्टर द टीन्स हिट। हाँ, और फिर आपको लगता है कि आपको कुछ नहीं आता और आपका बच्चा आपके साथ कितना नाखुश है या खुश है, यू नो दोस फेजेस। क्योंकि बच्चे को जब अपनी मनमानी होती है तो वो आपको इनसिक्योरिटी देता है, वो आपको नाखुशी में डालता है ताकि आप परेशान हो जाएं और आप उसकी मान जाएं या आप उसको अकेला छोड़ दें। बच्चा हमारे साथ खेलता है, बच्चा बहुत चालाक होता है। हम भी वैसे ही बच्चे थे, we've been there, done that। हमने अपने माँ बाप के साथ एग्जैक्टली यही किया है। गुजरे हैं। अच्छा, मैंने जब मेरे बच्चे टीनेज में आए ना, तो मैंने यही सोचा कि मैं जब इस एज में थी, मुझे अपने माँ बाप से क्या चाहिए था। हाँ, एग्जैक्टली आप उस जगह जाते हो वापस। लेकिन जो ट्रिक एक है वो तो ये है कि जब आपको पैनिक आए, आपने उस पैनिक को सोच समझ के वक्त के साथ डील करना है, विच आई जस्ट लर्न टुडे फ्रॉम हर। और ये जो टेक्निक इन्होंने आज बताई है फौजिया ने, आपका नाम सही ले? हाँ, फौजिया। तो ये तो पल्ले से बांध ले सब माए। हीट ऑफ द मोमेंट में रिएक्ट नहीं करना। पैनिक बड़े आएंगे, आपके पैनिक बटन हर वक्त ऑन होंगे। वही जो तुम कह रही हो, बाल सूंघे, बैग देखा और आपका दिल चाहता है जाओ और जाके मुंह तोड़ो। मैं तो अभी 4 बच्चे और पाल रही हूँ, नवासे मेरे साथ है। उनको मैं लेसन देती रहती हूँ कि ये देखो हालात ऐसे नहीं है। अगर कोई सिगरेट पी रहा है तो ये तो अयाशी है बेटा, हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, हालात ऐसे। समझदार कहते हैं नानी हम समझते हैं, हम समझते हैं कि हम नहीं करेंगे, आपको कभी मायूस नहीं करेंगे। वो समझ जाते हैं कि हमें ये स्टेप उठाना और वो करेंगे मायूस भी अगर, तो जो आपने सिखा दिया है ना आज उनको, वो उनके दिमाग में वो चिप में फीड हो गया। आगे नहीं वो जब कभी भी उनको जरूरत पड़ेगी या जब उन्होंने अपने बच्चों को रेज करना होगा, वो उसी रास्ते को ढूंढेंगे और उस पे चलेंगे। अंडरस्टैंड करते हैं हर बात को कि हमें इन हालात में अच्छा देखिए, बहुत सारी और चीज़ें हैं, ड्रग्स और सिगरेट और ये सब तो हो गई अपनी जगह। उस टीनेज में बच्चों के हार्मोन्स, वो खुद भी उन हार्मोन से लड़ रहे होते हैं। उनकी ज़िंदगी में लोग आते हैं चले जाते हैं। आजकल का जो दौर है, मतलब बच्चों ने दोस्त बनाए होते हैं, वो दोस्त से कुछ ज़्यादा होते हैं जब उनके साथ लड़के लड़कियां पढ़ रहे होते हैं। उस चीज़ को कैसे माएँ हैंडल करें? मैं बताऊं एक चीज़ जो मैं कहना चाहती हूँ, वो ये है कि उस वक्त में माओं को बाप की मदद की शदीद ज़रूरत है। क्या करें? माएँ तो छुपाती है बापों से। That's what's wrong. Yes, I want to learn this. हाँ, that is what is wrong. हाँ, क्योंकि जो माएँ ये करती हैं, और मैं भी रही हूँ ऐसी माँ टू अ सर्टेन पॉइंट, बिकॉज शायद मुझे लगा कि आई एम मोर कॉम्पिटेंट। होता है ना, माओं को लगता है हम अपने बच्चे को ज़्यादा जानते हैं कि हम ज़्यादा वक्त गुजार रहे हैं। बाप वो वक्त नहीं गुजार रहा बच्चे के साथ, बाप को पता ही नहीं है इसकी नीड्स क्या हैं और इसका दिमाग क्या है।
बच्चा इस बात का फ़ायदा उठाता है कि ये दो फ़र्क लोग हैं एंड ही प्लेज द डिवाइड एंड रूल गेम। उस वक्त और टीनेज में ख़ास तौर पे एक इंसान अकेला हैंडल नहीं कर सकता उस मुश्किल इंसान को, जो कि मुश्किल होना चाहता है जस्ट टू गेट अवे फ्रॉम द थिंग्स दैट यू ट्राइंग टू टीच दैट पर्सन। उस वक्त बापों को रोप इन रखें, चाहे आप उनसे डिसएग्री भी कर रहे हैं, उनके साथ भले पहले अलहदा से एक फॉर्मेट बना लें कि जो भी बात करनी है हम दोनों को एक पेज पे होना है। यानी कि हमें खुद प्लान करना चाहिए मियाँ बीवी को कि किस वक्त किसने गुड कॉप बनना है और किसने हाँ, किस वक्त बैड Exactly. बनना है। ये एक टीम वर्क और है। आपने ये दिखाना है कि हम दोनों एक हैं। अगर आप दोनों अलग-अलग नजर आएंगे हाँ, तो वो तीसरा बंदा एक भरपूर तीसरी फायदा दुनिया उठाएंगे। बनाएगा। हाँ, वो फिर बच्चा गेम खेलता है, बच्चा गेम गेम को खेलता कुछ। है। हाँ, वो और शायद कॉन्शियसली गेम ना भी खेलेगा तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, हाँ, वो कंफ्यूज हो जाता है, वो हाँ, आपके देखो अच्छा नहीं, इससे पहले कि मैं ब्रेक पे जाऊँ, मैं आप लोगों से ये सवाल करना चाहती हूँ कि जब टीनेज में आपके बच्चों को कोई अच्छा लगता है, उस वक्त माँओं को क्या करना चाहिए? क्या उनको कहना चाहिए नहीं तुम गलत कर रहे हो, या उनको लर्न करने दें? क्या करें? उनको निकालें उस चीज़ से, मतलब उस वक्त कैसे हैंडल करें? उस वक्त को कहें बिल्कुल ठीक करने है, दो। अगर कोई अच्छा लगता है तो लगने दो। हाँ, और उसकी अगर कोई तहकीक करें कि वो कौन है, क्या है, ये अपने तौर से हाँ, करें। उसको अपने कहें तौर कि इफ दैट पर्सन इज रियली लाइकेबल, बिल्कुल ठीक है, दोस्ती रखो, असेस करो, मगर अपनी आंखें खुली रखो। और अगर वो बंदा बिकॉज डिफरेंट लोग तुम्हारे साथ तो फ़ायदा उठाने के लिए भी तुम्हारी ज़िंदगी में आएंगे, ये सारी बातें थोड़ी- करनी है हमने अपने बच्चों हाँ, बट नॉट इन सो मेनी वर्ड्स, ऐसे हाँ। नहीं, इतने सारे लफ्जों में नहीं। आपने उसको कहना है हाँ हाँ दोस्ती में कोई हर्ज नहीं है और हाँ। करने देनी है, एंड लेट टाइम टेक द इट्स कोर्स, और हाँ। फिर वो खत्म हो वो जाएगी खुद या रियलाइज रहेगी। उनको पता चल जाए। हाँ। आप क्या कहते हैं? हाँ, ऐसा ही है। हाँ। क्योंकि वक्त के साथ साथ ना आपकी प्रायोरिटीज, आपकी पसंदीदगियाँ, आपकी सारी चीज़ें चेंज होती पता चली है, जाती हैं, बड़ी रैपिडली चेंज होती हाँ, हैं। हाँ। तो इसलिए मेरे ख्याल से नहीं आपने करना अपने चाहिए। बच्चे को उस emotions देखो, लाइफ इज अ जर्नी। हाँ। आप उसको गाइडलाइंस दे सकते हो, रूट बता सकते हो, बट आप उसकी जर्नी उसके लिए कर नहीं सकते। आपको उससे पूछना उसको चाहिए कि अपनी- उसकी जिंदगी में चल क्या रहा है, या उसकी प्राइवेसी, कुछ कहते नहीं वो उनकी प्राइवेट लाइफ है। नहीं, कुछ नहीं, पूछने उनको में टाइम चाहिए। दे। हाँ, उनको एज फ्रेंड time आप दे। उनसे I बात think कर पूछना चाहिए, इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। हाँ, पूछना चाहिए। फौजिया आपकी क्या Interfere नहीं टेक्निक है? मतलब उनको टाइम दें, हाँ, उनके इंटरेस्ट की देखें, बातें आप देखें पूछें, कि कैसा क्या इंटरेस्ट की चल रहा है। बातें पूछें, किस तरफ जा रहे हैं, क्या पसंद है, क्या है, किससे मिल रहे हैं, वो And then आपको maybe- सब बता देंगे प्यार में। या फिर या आप मे बी यू focus कैन रखें। असेस कि Focus देखो अब रखें। दिस पर्सन लाइक सेज दैट आई लाइक दिस पर्सन, यू ओनली कैन वॉच द इम्पैक्ट दैट दिस अदर पर्सन हैज ऑन योर चाइल्ड, Okay, है ना? okay. आप वो इम्पैक्ट तो देख सकते हो ना। हाँ। अगर वो इम्पैक्ट अच्छा है देन लेट इट बी, हाँ, और अगर वो गलत है तो आप अपने बच्चे से बात कर सकते हो। हाँ, हाँ। बच्चे एक आजकल छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, समझदार एक छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम समझदार वापस आएंगे। और बच्चों की जब शादी हो जाती है तब भी अम्माओं को सुकून नहीं आता, तो कुड़ती रहती हैं उनकी मोहब्बत में। अगर वो दुख में है तो आप भी दुख में हैं, अगर वो खुश हैं तब भी वो सोच रही होती कि हाय हाय ये तो नहीं कर ले, तुम ये ना कर लो, या वहाँ ना गिर जाओ, या ये ना हो जाए। सो हमारी कब्र तक हम चलते रहेंगे और सोचते रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ हमारा महवर होंगे हमारे बच्चे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज बच्चों को की तरबियत के लिए कुछ टिप्स इनसे सबसे ले रहे हैं। अच्छा, अभी हमने जो पिछला सेगमेंट था उसमें हमने टीनेज की बात की, और उसमें हमने ये एक लास्ट बात जो मेरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी कि बच्चे टीनेज में हैं और अगर वो उनको कोई पसंद आ रहा है या कुछ ऐसा उनकी ज़िंदगी में कोई अफेयर या कुछ हो रहा है, सो हर माँ का अपना परसेप्शन होता है। लेकिन मुझे एज मदर ये लगता है, बल्कि मुझे क्या बहुत सारी एक आम माँ को लगता है कि उस वक्त बच्चों की होती है कच्ची एज, और उस वक्त हार्मोन्स इतना डिस्टर्ब कर रहे होते हैं कि आपको इन्फैचुएशंस लगने लगती है कि ये मोहब्बत है और ये प्यार है। फिर आप उसकी वजह से आपकी पढ़ाई डिस्ट्रैक्ट होती है। तो शायद अगर मुझे आके मेरे बच्चे कुछ ऐसा कहेंगे तो मैं थोड़ा सा उनके अगेंस्ट जाऊंगी, या मुझे पता चलेगा तो शायद मैं वो वाली माँ होंगी तो उसमें अपने मियाँ को भी ऐड इन कर लूँगी साथ, और
थोड़ा सा एक अब्बा का खौफ और डर, क्योंकि उस वक्त वो इतना दुनिया को समझ रहे होते हैं और हमें इतना डर लग रहा होता है कि दूसरा कोई उनका फ़ायदा ना उठा ले। सो शायद हम बड़ा प्रोटेक्टिव हो जाते हैं उस एज में, और हो सकता है कि मैं एज मदर अपने बच्चों को उनकी गलत चॉइसेस से दूर करने की कोशिश करूं। आई वुड से गिव देम टाइम, टेल देम ये बात अगर तुम 1 साल बाद भी आके मुझे कहोगे तो मुझे लगेगा कि जैसे आप अभी ब्रेक में किस्सा सुना रही थी ट्विंकल खन्ना और अक्षय कुमार का, कि डिम्पल कपाड़िया को जाके वो कहती है दैट आई वांट टू मैरी दिस गाय, और अभी मिले हैं 2 हफ्ते पहले आफ्टर सम ब्रेकअप, एंड द मदर सेड ठीक है 1 साल या शायद 2 साल कहा उन्होंने के बाद आके अगर तू मुझे यही कहोगी तो आई विल से गो अहेड। 2 साल बाद अगर किसी ने आके कहना है आपको ये, तो इसका मतलब है 2 साल में वो इतना टेस्ट कर लेंगे एक दूसरे को दैट एंड दैट देयर इज अनदर थिंग दैट यू हैव टू टेल योर चिल्ड्रन कि जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो तुम्हारा अगला सेगमेंट भी है, शायद आगे है वो सेगमेंट, द सेगमेंट दैट आई एम ड्रेडिंग, है ना, जिसमें कि बच्चों की शादियाँ हो जाती हैं। ये वो, और आप उस बच्चे को ये बताएंगे इस वक्त में भी जब वो शुरू हुआ है, अभी एक रिलेशनशिप मेंटल ही है चाहे, बिकॉज हमारे यहाँ फिजिकल तो नहीं होता है, तो आप बताएंगे कि रिलेशनशिप शुरू करना और ही सिर्फ असल चीज़ नहीं है, इस जो भी तुम शुरू कर रहे हो ना, दिस इज़ फॉर लाइफ, दिस हैज़ टू बी फॉर लाइफ। ये हमें उन्हें टीनेज में ही बावर कराना ये है। सोच के जाना है किसी भी रिलेशनशिप में दैट दिस हैज़ टू बी फॉर लाइफ। वो ज़रूरी नहीं है कि हमने कह दिया और वो होगा भी, एक दिन हो सकता है हम खुद भी उनको कहें छोड़ दो, ख़त्म कर दो, बिकॉज कुछ जगह गलत भी होती हैं, बट just to tell them there's a commitment, because अगले सेगमेंट की बात कर लूँ? नहीं, वो तो हम करेंगे, लेकिन मैं इसको इस चीज़ से पिक करूँ जिन्होंने बात कही बच्चे थी जो है ना, बच्चों के दोस्तों पे इतनी नज़र इसलिए होनी चाहिए क्योंकि कंपनी कैसी है, क्योंकि कभी कभार वो बात माँ नहीं समझा पाती, वो दोस्तों की बात उनके समझ में आती कि देखो एक लड़की है, अगर उसकी दोस्त उसको समझाएगी वो लड़का तुम्हारे लिए सही नहीं है, उसको उसकी माँ की बात समझ नहीं आएगी लेकिन उसको उसकी दोस्त की बात समझ आएगी। सो इसीलिए हमें टीनेज में अपने बच्चों की कंपनी पे बड़ा नजर, कंपनी में आपको एक चीज़ बताऊं, मोस्ट इम्पोर्टेंट, बच्चों को माँ बाप की बात समझ नहीं आती। यस, क्योंकि दोस्त इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। दूसरों के माँ बाप की बात बच्चों को हमारे समझ आएगी। तो व्हाट, जैसे मैंने कहा ना कि मैं उनके माँ बाप से भी दोस्ती करती थी, मैं तो कभी दूसरे माँ बाप को इजाजत ना दूं कि वो मेरे बच्चों को कुछ टीच करें। मतलब अगर एज माँ मैं अपने बच्चों के मामले में इतनी प्रोटेक्टिव हूँ कि मैं कभी भी किसी दूसरे माँ बाप कोई नहीं जिम्मेदारी पकड़ा सकती कि वो मेरे बच्चों को। मैं उनको यही कहती थी कि ये इस तरह से है, ये इस तरह से अच्छा। आप डिस्कस कर रहे होते हैं दूसरे माँ बाप से कि ये हमारे बच्चे जो है ना, ये इस जगह से या गलत ट्रैक पे जा रहे हैं, तो इनको समझाना चाहिए। वेरी पर्सनल। उनके माँ बाप को, उनके बच्चों को मैं समझाती थी, वो मेरे बच्चों को समझाते थे, इस तरह से करके ना। यू हैव खालाज, सो वो जो कह रही हैं वो तकरीबन एक लिहाज से तुम्हारे पास चूंकि ऑलरेडी बच्चों की खालाएं हैं, और वो वही हैं जो कि बता देंगी जहाँ तुम कहो। देखिए एज माँ मेरा परसेप्शन और है, मैं बच्चों और अपने बीच किसी और को, चाहे वो खाला हो चाहे कितनी ही करीबी कोई हो, मैं नहीं, मेरे बच्चों की और मेरी एक सीक्रेट, एक प्राइवेट लाइफ है, और जो हम दोनों को आपस में एक दूसरे के बारे में पता है। सो मुझे नहीं लगता कि मैं किसी और को मौका दूंगी कि वो आए और मेरे बच्चों को समझाए। आप टीनेज की बात कर रहे हो, तो वो आपकी प्राइवेट लाइफ नहीं रह जाती। मेरी अम्मी ने भी हमारे साथ ऐसे ही किया। घर से बाहर चले गए हैं, वो आपके बच्चे घर से बाहर चले गए हैं और वो दूसरों बच्चों के साथ जो है वो उससे भी बाहर चले गए हैं, ठीक है। अब उनको वापस लाने के लिए आपने क्या करना है? सबसे बड़ी सपोर्ट होती है वालिद की, फादर। फादर जो होते हैं बड़ी सपोर्ट होते हैं। माँ उनको बता देती है कि ये हो रहा है, वो अपने तरीके से समझा देती है। अब हम आते हैं शादी के ऊपर ना, हम क्योंकि यहाँ ये वाली चीज़ ऐसी है कि मैं आपसे कुछ अलग सीखूंगी, आपसे कुछ अलग सीखूंगी, और सबके बच्चे भी अलग तरीके के। बिल्कुल, कुछ बच्चे वाकई डंडे की पीर होते हैं और कुछ बच्चे इमोशनली मान जाते हैं। कभी कभार इमोशनल मार भी मारनी पड़ती है बच्चों को। ऐसा मेरे वाले तो सीधे सीधे कहते हैं आप इमोशनली ब्लैकमेल कर रही हैं, मत करें। फिर वो बहुत समझदार
बच्चों की शादी हो जाती है और उस वक्त भी वो नई माँ बनते हैं, नई बीवी बनते हैं, नई बहू बनते हैं, या नया हस्बैंड बनते हैं या नया दामाद बनते हैं। तो दोनों की, लड़का हो या लड़की हो, दोनों की ज़िंदगी में एक चेंज आता है। बहुत सारे लोग अच्छे से चेंज को नहीं एक्सेप्ट कर पाते और वो बहुत बौखला जाते हैं। उस वक्त माँ बाप का काम होता है उनको थोड़ा सा कंपोज करना। सो शादी के बाद भी आपको सीख देनी पड़ती है, सास के साथ कैसे बिहेव करो, नंदों के साथ कैसे बिहेव करो, इस सिचुएशन को कैसे टैकल करो। बच्ची, खासतौर पे लड़कियां आके ज़रूर डिस्कस करती हैं अपनी माँओं से। अब वहाँ क्या करना चाहिए माँ को? एक तरफ हो जाना चाहिए, यानी मेरी बच्ची के साथ ऐसा कैसे कर दिया, या वो इंसाफ वाला जज या वकील बने? क्या करना चाहिए? आई थिंक इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। अच्छा, उनकी जिंदगी में लेट द डॉटर डील हरसेल्फ। क्या करें? उनकी सुने कि सुने भी ना? आप सुने ना। अच्छा, कितार्स करने दें। आप जाहिर है कहाँ निकालेगी वो। हाँ। आप उसकी बात सुने। आप बजाय उसको नेगेटिव साइड पे ले जाने की, आप उनको पॉजिटिव साइड भी बताएं कि ये इस तरह से है। Why don't you deal it yourself? क्योंकि जो चीज़ बाहर रह के मैं सिर्फ आपसे सुन रही हूँ ना, ज़रूरी नहीं है कि वो वही बता रही हो। ठीक है, तो she knows it better what she is going through. ठीक है, आप उसको एक पॉजिटिव साइड उसकी बता सकते हैं, बाकी she has to deal with it. क्योंकि ज़िंदगी उसने गुजारनी है अपने ससुराल वालों के साथ, आपने नहीं गुजारनी अपने घर में। अगर आपने सपोर्ट किया ना तो फिर गलत किया। हाँ, पहले बात सुने और फिर इनडायरेक्ट कह दें तुम्हारे ससुराल वाले इस सिलसिले में तो अच्छे हैं, यूं अच्छे हैं, उसके माइंड में आपको थोड़ा पॉजिटिव करना है उसके माइंड को। पॉजिटिव। हाँ, आप do you पॉजिटिव think लेके about जाए ना उसे। आई थिंक देखें, ये वो स्टेज है हाँ। जिसमें आप अपनी माँ को बार बार याद करते हैं। हाँ, हाँ। ये वो जगह है जहाँ आप सोचते हैं हमारे बड़ों ने क्या किया था। उन्होंने हमें, देखें, शादी, एज आई ऑलरेडी सो मेनी टाइम्स सेड, सब शादियाँ एक जैसी होती हैं। हाँ। अगर किसी को लगता है कि ये वाली बहुत अच्छी है और मेरी ख़राब है, हाँ। तो प्रॉबेबली उस वाले ने बहुत मेहनत की है हाँ। और आपने कम मेहनत की है। आई एम सॉरी, आई एम सेइंग दैट, क्योंकि बहुत सारी शादियाँ एक्चुअली ख़राब भी होती हैं। हाँ। बहुत सारे बच्चे एक्चुअली मुश्किल में भी होते हैं, बहुत कुछ सही कर, बट वो एक्सेप्शंस हैं। मैं जनरल बात करूँ, जो जनरल शादियाँ हैं वो तकरीबन एक जैसी होती हैं। हमें अपने बच्चों को बताना है कि ये गाड़ी है ना, कहते हैं एक गाड़ी है, मियाँ बीवी दो पहिए हैं, इस गाड़ी में सिर्फ बैठना नहीं है, ये सिर्फ बैठने से नहीं चलती, ये चलाने से चलती है। और इसको चलाना है किस तरह से, ये तुम पे डिपेंड करता है, दो लोगों पे, एक पे नहीं। अनफॉर्चुनेटली लड़की का काम ज़्यादा है, लड़के का कम है। दुनिया में आदमी का रोल ज़रा आसान है, औरत का रोल कहीं मुश्किल है। आदमी आसान है, आदमी ही आसान है, औरत मुश्किल है। औरत एक वो इंसान है जिसके अंदर बहुत सारी लेयर्स हैं और वो जैसे जैसे अपने आप को, दुनिया को, अपने सराउंडिंग्स को एक्सप्लोर करती रहती है, समझती रहती है, वो ग्रो करती रहती है। घर में बैठी भी, बाहर निकली भी नहीं, दरवाजे से बाहर जिसने कदम भी नहीं निकाला वो भी, बिकॉज़ वो जो उसके साथ हो रहा है, जो उसके साथ वाले घर में हो रहा है, जो उसके ख़ानदान में हो रहा है, वो उससे भी सीख रही है। क्यों सीख रही है? क्योंकि उसको जो रोल दिया गया है वो है यही, उसने ख़ानदान चलाना है, उसने इंसान ना सिर्फ पैदा करने हैं बल्कि बनाने हैं, बढ़ाने हैं, फिर उनको जिस ज़िंदगी में डालना है उसको भी मॉनिटर करना है। बाप ने तो नहीं करना ना, बाप को तो उस वक्त, ये वो वक्त है, उसके बाद हमने बाप को कुछ नहीं बताना। सो आई से बच्चियों को और बच्चों को, दोनों को थोड़ा सा वैसे तो सीख लेना चाहिए अपने माँ बाप की ज़िंदगी से, और हम सारी ज़िंदगी थोड़ा थोड़ा सिखाते हैं जब भी इर्द गिर्द भी कुछ किसी की थोड़ा ज़िंदगी में, जैसे आपने कहा ना कि अपनी अम्मी को खिदमत करने, हाँ, आप खिदमत करेंगी तो वो ये नहीं कि बच्चे सीखते भी हैं, माँ बाप के रिलेशनशिप देख के सीखते हैं। एक ज़माना था जब कहते थे कि बुजुर्गों के सामने, बच्चों के सामने माँ बाप को बहुत ज़्यादा मतलब एक दूसरे से प्यार मोहब्बत शो नहीं करना चाहिए। आज रिसर्च ये कहती है कि अगर आप गुस्सा शो कर सकते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं अपने बच्चों के सामने, व्हाई नॉट? आप अपनी बीवी का हाथ पकड़े हैं, आप उसको हक कर सकते हैं अपने बच्चों के सामने, कि बच्चों को लगे कि हमारे माँ बाप जो हैं वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। आजकल सोच ये होगी। कमिंग बैक टू यू अगेन, सो जैसे हमें लगता है कि जब हमारी बेटी गई है तो हम सोचते हैं अम्मी क्या करती थी सिचुएशन में, अम्मी ने मुझे क्या कहा था जब मेरी ज़िंदगी में नई ससुराल और सब लोग आए थे। इसी तरह
वो बेटी भी जो आपके घर से चली जाती है हाँ और वो उससे पहले आपको सिर्फ ये बता रही होती है दैट यू वेरी अनफेयर टू यू माय फादर बिकॉज यू नो ही इज़ फाइन, वो कुछ कहते भी नहीं हैं आपको, आप क्या है, आप हर वक्त बोलती हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है, आप बाबा के साथ, उसको आप समझ आनी शुरू हो जाती हैं। यस आपको ज़्यादा प्यार होता है, पॉइंट ऑफ अपने व्यू साथ। समझ आना शुरू हो जाता है। हाँ। उसको ये समझ आना शुरू हो जाता है that oh my god this is what was happening with my mother हाँ। when she was saying के तुम्हारे अब्बू मुझे बहुत तंग करते हैं या जो हाँ। भी। So these two people who are the most important people in the universe, क्योंकि अल्लाह मियाँ ने जिस काम के लिए ये दुनिया बनाई है, क्योंकि अब उसको चलाना है और चलाना माँ बेटी उनकी उसकी बेटी ने है, ये इनको सेंसिबल होना बहुत ज़रूरी है। इनको ये समझना, जैसे मैंने पहले कहा था कि शादी के पहले 10 साल आपका इन्वेस्टमेंट टाइम है। द बेटर यू इन्वेस्ट द सेंसिबली। मैं अक्सर लड़कियों को ये कहती हूँ कि एक तो दूसरे लोगों को देखना छोड़ दो कि फ़लाने को देखें, उसको ये हो रहा है, वो ट्रिप्स पे जा रहे हैं, वो ये हो रहा है। नेवर एवर लुक एट अदर्स। अब आपका जर्नी है, आपका ये घर है, आपको ये बंदा मिला है, यू चोज दिस पर्सन, नाउ मेक दिस वर्क। दूसरों को देखोगे तुम्हें पता ही नहीं अंदर क्या हो रहा है। जैसे फौजिया ने अभी कहा कि अगर आपकी बेटी आपके पास आती है कोई ऐसी कंप्लेंट लेके, जो कि आएगी, जाहिर है कभी ना कभी नाखुश होगी, नहीं भी आएगी, आपको उसकी शक्ल से पता चल जाएगा, है ना। वो आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रही है। शी ऑल्सो सेड, वो इस्मत ने भी कहा, आप एक ऑन लुकर हैं, आप सिर्फ उसका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं सुन रहे, आप उन दोनों को इकट्ठे भी देखते हैं। आप उनका अच्छा वक्त भी देखते हैं, आप उनका बुरा वक्त भी देखते हैं, आप उस दूसरे इंसान की एफर्ट भी देखते हैं। सो आपने, जैसे फौजिया ने कहा, आपने सुननी ज़रूर है, बिकॉज़ बहुत खुशकिस्मत होते हैं वो बच्चे जो तुमने पहले कहा था, जिनको सही दोस्त मिल जाएं, आपने कहा था फौजिया ने, और वो उनके पास दोस्त हों। इससे अच्छी कोई सिचुएशन नहीं है कि आपको एक अक्लमंद दोस्त मिल जाए जो आपको बता दे कि बहन तुम तो बहुत बेकार बात कर रही हो, तुम्हारा मियाँ अच्छा भला है, तुम्हारा दिमाग ख़राब है, फिक्स योरसेल्फ। अक्सर बच्चियों की ज़िंदगी में वो दोस्त नहीं है, अब नहीं है। हमारे ज़माने में होता था, क्योंकि हमारे दोस्त हम पता नहीं क्यों थे ऐसे, मगर होते थे। अब वो आती हैं माँ बाप के पास, मुझे याद माँ है, से ही कहती हैं। हाँ, है ना, माँ से कहती हैं। मुझे याद है मैंने जब अम्मी को कभी कहा होगा, तो मुझे याद भी नहीं है कि मैंने क्या कहा था, बट माई ब्रदर रिमेंबर्स व्हाट ही हर्ड माई मदर से, कि बेटे, उसने मेरी साइड ऑफ द स्टोरी तो नहीं सुनी बिकॉज हम फ़ोन पे थे प्रॉबली, उसने सुना कि अम्मी क्या कह रही है। उसने कहा आपको याद नहीं है दीदी, अम्मी आपको कही थी बेटे अब ये तुम्हारा घर है, तुम्हारे मसले हैं, तुम इनको हैंडल करो। अच्छा, आई सेड मुझे बिल्कुल नहीं याद, बट यकीनन उनकी बात मेरे दिमाग की चिप में फीड हो गई होगी, बिकॉज देन ऑनवर्ड्स आई नेवर टोल्ड हर एनीथिंग एंड आई सेड हाँ, शी वाज राइट, दिस इज़ माई लाइफ, आई नीड टू फिक्स इट, एंड इफ आई कांट फिक्स इट देन आई हैव टू मेक अनदर वन फॉर माई सेल्फ। सिर्फ अब मुझे हर वक्त अपने माँ बाप की तरफ नहीं देखना। अगर वो मदद के लिए। नाराज होकर भी आते हैं तो उनको फेवर मत करें, आप समझा बुझा के डिसीजंस देना शुरू कर दें, बच्चों को सारा कुछ करना शुरू कर दें। खुदा न खास्ता उनके घर खराब हो जाए तो एंड ऑफ द डे वो आपको ब्लेम करेंगे कि आपकी वजह से देखिए, हुआ। इससे पहले कि मैं ये टॉपिक वाइंड अप करूं, मेरा आज का टॉपिक है कि वो घूरी जो है ज़रूरी। हम जो सख्ती कर रहे होते हैं ना बच्चों पे, कभी कभार घूरी दे रहे होते हैं, डांट रहे होते हैं, वो शादी के बाद भी आपके बच्चे भी हो जाते हैं, तब भी आपकी माँ आपको किसी बात पे डांटती हैं। ऑफ कोर्स। तो वो क्या होनी चाहिए उस वक्त, वो क्या होती हैं? फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने कहा आपकी अम्मी ने एक तरह से ही डांट ही हुई ना कि भाई खुद देखो तुम अपना, मैं बहुत हो गई, तुम्हारा घर तुम्हारा मसला। यस। भाई मेरे जैसी माँ का तो ये है कि बचपन में नहीं डांटा, अभी तो टाइम आया डांटने का। अच्छा, ओके, वेरी गुड। भाई तुम अपने बच्चों को संभाल नहीं सकती हो, हाँ। इनको समझाओ, इनको ये इस तरह नहीं इस तरह करना है, हाँ। ठीक है, ओके। अब हाँ, अब नहीं डांटना, नहीं डांटो, ठीक है, ओके, बट जस्ट टेल देम व्हाट टू डू। हाँ, अच्छा, बचपन में हम नमाज नहीं पढ़ते थे तो हमें सिर्फ दादी की घूरी याद है, और वो घूरी मैं आजकल फातिमा की नज़रों में देखती हूँ जो अपने बच्चों को करती है, नमाज पढ़ो, हाँ, वो घूरी मुझे, वो घूरी ज़रूरी होती है। हाँ। डांटो ना। अब आपकी कोई घूरी है फातिमा को दिखाने के लिए? आप कोई सख्ती करती हैं आप उस पे शादी के बाद या? माशाल्लाह इतनी परफेक्ट है कि मैं क्या कहूँ, माशाल्लाह, अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि वो मुझे समझाती, शुक्र किया करें। हाँ,
मैं कहती हूँ मैं शुक्र टाइम इतना शॉर्ट है, बातें इतनी ज़्यादा हैं इस मदरहुड पर, तो मैं कहती हूँ कि 5 दिन भी क्या, 2.5 घंटे, 5 दिन भी कम पड़ेंगे। इतनी सारी बातें निकलती आती चली जाती हैं, लेकिन जब तक ठोकर नहीं लगती आप नहीं सीखते। सो अगर आप माएँ हैं और आपने सारी बातें सुनी है, शायद आपको कोई ना कोई एक पॉइंट तो मिल गया होगा कि ओहो, मेरी बात का शायद ये ही हल है, मुझे यही करना चाहिए। लेकिन आप खुद ही सीखेंगी, खुद ही गिरेंगी, खुद ही उठेंगी, बस हिम्मत ना हारिएगा। ये एक टास्क, सब्र सब्र, ये टास्क है। ये माँ बनने के बाद खुद ही सब्र आ जाता है भाई। सारी लड़कियाँ बहुत ज़्यादा जब patience है। अक्लमंद माँ होती है आहिस्ते आहिस्ते सब समझ आ जाती हैं बातें। अल्लाह मियाँ हमारे वक्त बच्चों के को साथ। हमेशा सलामत रखे। आमीन, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आपकी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस हमसे शेयर करने का। आपका भी शुक्रिया कि हमें एक्सप्रेस होने का मौका मिला अपने बच्चों के बारे में। बच्चों के बारे में बात करना हमेशा अच्छा लगता है। बहुत पसंद आता है। बिल्कुल। छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। दोबारा से उस जर्नी की तरफ आ जाते हैं जिसकी जो आज पूरा शो था, लाइक बच्चों की परवरिश के हवाले से। तो हम उनके फ्लैशबैक में जाते हैं और उनका बचपन याद करते हैं। बल्कि जो नई मदर्स हैं वो देख सकती हैं इस प्रोग्राम में अभी हम क्या करने वाले हैं। हम बड़े जल्दी परेशान हो जाते हैं बच्चों को, बच्चे अगर डकार नहीं ले रहे होते या उन फजूल में रो रहे होते हैं, पेट की तरफ जो है वो टांगे कर रहे होते हैं, सो नहीं रहे होते, बेचैन होते हैं, खा नहीं रहे होते, पी नहीं रहे होते, अपने आप को अकड़ा रहे होते हैं, रोना नहीं ख़त्म कर रहे होते, पता नहीं, और उस सबको बोल नहीं सकते। तो माँ बाप का बस नहीं चलता था कि वो पता नहीं क्या क्या कर ले। और फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता है उनको अंदाज़ा होता है कुछ दिनों बाद कि ये बच्चे को क्यों हो रहा है। जब नए माँ बाप बनते तो आपको समझ ही नहीं आता कि आप किस बुज़ुर्ग के पास लेके जाएं, किस घर में किस फ़र्द से पूछें। तो जब आप अपने जो बड़े हैं उनसे पूछते हैं तो वो ये बताते हैं, बेटा तुम भी ऐसी थी, तुम्हें भी ये कॉलिक पेन्स होते थे, तुम्हें भी दर्द होता था, तुम्हें भी मरोड़े पड़ती थी। और उस वक्त हमारे पास यही होते थे, टोटके वोटके, कुछ था नहीं। लेकिन अब हमारे पास है, हमारे पास डाई गैस है। और इस बारे में बताने के लिए महा कासिम, जो कि रिसर्च कंसल्टेंट हैं एंड सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हैं फ्रॉम इंटरनेशनल स्पोर्ट्स साइंसेज एसोसिएशन ISSA USSC। अस्सलाम वालेकुम महा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं निदा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सो महा, हमारे बड़ों ने टोटके आजमाए हम लोगों के ऊपर, लेकिन हमारे अंदर उतना पेशेंस नहीं है कि हम अपने बच्चों के को इतनी देर तक रोता छोड़ें। सो आप डाई गैस लेकर आई हमारे लिए। आज के बच्चों में भी पेशेंस नहीं है। आज के बच्चे बल्कि जैसे आप अभी प्रोग्राम में बताई थी, ज़्यादा उनके साथ मेहनत करनी पड़ती है। हाँ। और वो ज़्यादा पेशेंस जल्दी खो देते हैं। हाँ। और उनके साथ पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं और कंडीशन ही ऐसी होती है कि बच्चे क्या करते हैं, वो रोते हैं। शाम से ही जो है ना, वो उनका एक रोने का एक पैटर्न होता है और वो मदर्स को पता चल जाता है कि ये बच्चे की जो है ना वो यूजुअल क्राइस से डिफरेंट है। जैसे बच्चा रोता है, भूख से रोता है या पैम्पर ख़राब करने पर रोता है, वो उससे डिफरेंट रो रहा होता है। और वो मदर्स को पता चल जाता है यार ये इंटेंसिटी से ज़्यादा है। और चुप ही नहीं हो रहा है, सब कुछ करके देख लिया, खिला भी लिया, पिला भी लिया, सब कर लिया, फिर भी ये रो रहा है। और अक्सर ये बच्चों को ये होता है, कॉलिक का पेन शाम के बाद स्टार्ट होता है या रात के वक्त। अब वो ऐसी कंडीशन होती है, अक्सर ना आप अपने पीडियाट्रिक्स के पास जा सकते हैं, OPDs नहीं होती, इमरजेंसी में भी हम लेके जाएं तो पता नहीं चलता बच्चा क्यों रो रहा है, पेरेंट्स परेशान, घर वाले परेशान। तो डाइगेस्ट कॉलिक ड्रॉप ख़ास तौर पे एक प्रोडक्ट जो है ये बनाया ही इसीलिए गया है कि कॉलिक, जिसे आप बात कर रही थी कि जो नानियाँ दादियों का वो जो हम टोटके होते हैं कि बच्चे को सौंफ का पानी पिला दो, बच्चे को पुदीने का पानी पिला दो, तो ये उन्हीं चीज़ों को, वही ट्रेडिशनल जो हमारी प्रैक्टिसेस रही हैं, मेडिसिनल प्रैक्टिस रही हैं, उसको ध्यान में रखते हुए, रिसर्च करते हुए जो है इस प्रोडक्ट को बनाया गया ताकि बच्चों को कॉलिक में अफाका हो। क्या होता है कॉलिक पेन, क्यों होता है? कॉलिक के देखिए मुख्तलिफ निदा वजूहात हैं जिसको हम अक्सर पेरेंट्स आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि क्या वजह है कि बच्चों को हो रहा होता है।
लेकिन उसके ऊपर रिसर्च भी है, बहुत लोग कहते हैं कि क्यों, क्या बच्चों को कोई बीमारी है? नहीं, ये कोई बीमारी नहीं है, ये बहुत कॉमन है। वजह ये है, आप देखिए अभी बच्चा छोटा है, अभी वो डाइजेस्टिव सिस्टम उसका डेवलप हो रहा है, अभी वो सिर्फ मदर फीड पर है, लेकिन फिर भी क्योंकि बच्चा अभी नया नया दुनिया में आया है, उसको वैसा उसका हाजमा डेवलप नहीं हुआ, उसके ऑर्गन्स, उसकी सब चीज़ें वैसे डेवलप नहीं हुई। तो क्या होता है, 2 हफ्ते से लेकर 6 माह तक के बच्चों में बहुत कॉमन है। हम परेशान होते हैं कि बच्चे को बीमारी नहीं, बच्चे को बीमारी नहीं, ये बहुत कॉमन होता है और बच्चा अडेप्ट करता है चीज़ें। दूध उसको हाजमा उसका वैसा नहीं होता, तो इसकी वजह से बच्चे को अक्सर शाम के वक्त जो है ये मसला हो जाता है। अच्छा, अगर बच्चे को ये मसला दरपेश हो रहा है, इसकी टाइमिंग, डाइजेस्ट देने की टाइमिंग क्या है? दूध पिलाने से पहले या दूध पिलाने के बाद? देखिए, इसको आप कभी भी दे सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर बच्चे को फीड के बाद, ज़्यादातर बच्चों को फीड के बाद ये मसला होता है कि जैसे डिकार नहीं आई, हज़म नहीं हुआ खाना, या जैसे उसको दूध जो है जैसे अक्सर मुंह में आ जाता है, उकाई आती है बच्चे को, तो बच्चे को हज़म नहीं होता। तो ज़्यादातर बच्चे को आप उसकी खुराक या फीड के बाद दें। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे का फीड का टाइम भी नहीं है, फीड से पहले ही उसको हो रहा है और वो बिल्कुल सोने से पहले रात में फीड का टाइम नहीं भी है, लेकिन अगर उसके पेट में दर्द है तो आप इसको किसी भी वक्त बच्चे को दे सकते हैं। इसकी कोई ऐसी वो नहीं है कि खाने के बाद ही, फीड के बाद ही दें, आप इसको कभी भी किसी भी वक्त दे सकते हैं। इसके ऊपर डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की बड़ी अच्छी रिसर्च है कि अगर आप इसको ज़्यादा भी दें बच्चों को, क्योंकि बच्चों को मेडिसिन देते हुए हम भी थोड़े से रिलक्टेंट होते हैं ना, अल्लाह बच्चे को दें ना दें, कोई साइड इफ़ेक्ट ना आ जाए, तो इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर एक बच्चा कॉलिक बेबी है और आपको पता है कि इसको रहता है, इतना फ्रिक्वेंटली ये मसला रहता है, हर 2 दिन में रोज़ाना उसको ये प्रॉब्लम है, तो आप इसे बिना डरे दे सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, पहले भी और बाद में, जब भी उसको पेन हो आप इसको दें। कितनी देर में आराम हो जाएगा? 15 मिनट, 15 मिनट से 30 मिनट के अंदर बच्चे को आराम आ जाता है और बच्चा बड़े सुकून से सो जाता है, उसकी गैस पास हो जाती है। हाँ। उसको पेट में मरोड़ जो सख्ती होती है, जब अगर आप अक्सर चेक करें बच्चे को, तो बच्चे का पेट सख्त हुआ होता है और उसकी वजह से कभी कॉन्स्टिपेशन है, कभी बच्चे को गैस नहीं पास हो रही, तो उसकी वजह से सख्ती आप महसूस करेंगे, तो आप इसको जो है वो दे सकते हैं आराम से। ओके। कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं? जैसे वो अक्सर हम वो जो सौंफ वाला देते थे तो बहुत बच्चा सोता ही रहता था ज़्यादा, बिल्कुल। तो कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं है इसके? नहीं, बिल्कुल। इसके अंदर जिसे हम कहते हैं मेडिसिन लैंग्वेज में सिडेटिव इफेक्ट इसका नहीं है, जिसको बच्चे को गुनूदगी, नींद का होता है। अक्सर मेडिसिन ऐसी होती है जिनमें ये होता है कि बच्चे में वो जो नींद की होती है, जैसे आप बता रही हैं उसका जो वो सौंफ वाला उसका, तो उसमें क्या होता है बच्चा नींद से सो जाता है और पेरेंट्स को लगता है कि बच्चे को आराम आ गया और वो सो गया, लेकिन क्या होता है जब बच्चा फिर 2 घंटे बाद अपनी नींद पूरी करके उठता है, वो फिर उस दर्द से उठ रहा है क्योंकि उसका दर्द नहीं खत्म हुआ, वो नींद से सो गया। इसमें डाइजेस्ट में कौन से अज्जा शामिल हैं? इसके अंदर सौंफ है, पुदीना है, अदरक है और ज़ीरा है, जो 4 हमारी ट्रेडिशनल जो वो ये हम बताएं ना नानी दादियों के जो टोटके। बस ये कि ये फार्मूला बड़े बैलेंस तरीके से बच्चों को जहन में रख के, डोजेज वगैरह उसको ध्यान में रखते हुए, कितना एफिकेसी इसकी है उसको मेंटेन रखते हुए ये बनाया है। तो अब वो जो मदर्स को होता है ना कि अब मैं किचन में जाऊँ, रात के वक्त भागूँ, वो सौंफ पुदीना का पानी बनाऊँ, बच्चा रो रहा है उसको आप दे के कैसे किसी को हैंड ओवर करके आप जाएं। तो माओ की आसानी के लिए आप देखेंगे ये ड्रॉपर फॉर्म में बड़ा अच्छा है। आप अपनी और भी किसी फॉर्म्स में है ये, और किस उम्र के बच्चों के लिए है ये? डाइजेस्ट कॉलिक ड्रॉप जो है 3 साल तक के बच्चों को आप बड़े आराम से इसे दे सकते हैं। 3 साल से बड़े लोगों के लिए या एडल्ट्स के लिए हमारे पास फिर डाइजेस्ट सिरप है, उसकी भी मोरलेस ऐसी फॉर्मुलेशन है और अच्छी है, लेकिन वो बड़ों का वो बड़े, लेकिन बच्चों के लिए खास तौर पे ये जो प्रोडक्ट है तो ये 3 साल तक के बच्चे को बड़ा आराम से दे सकते हैं। कितने ड्रॉप्स डाल सकते हैं? अगर 6 माह तक का बच्चा है तो आप 4 से 6 कतरे दे सकते हैं, दिन में 2-3 ज़्यादा दफ़ा भी दे सकते हैं, हर फीड के बाद भी दे सकते हैं। तो इसका कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं है कि इसके पैक पे सारा डोज वगैरह लिखा है, लेकिन अगर आपको महसूस हो कि बच्चे को ज़्यादा देने की ज़रूरत है तो आप बिला झिझक इसे दे सकते हैं। अच्छा, डॉ यूनिवर्सिटी ने इस पर क्या रिसर्च की? इसके ऊपर यार यही रिसर्च करी है कि एफिकेसी क्या है। हम कहते हैं बहुत सारी चीज़ें हैं, बच्चे को ये दे दो वो दे दो, या इसकी जो अज्जा हैं क्या ये इफेक्टिव हैं भी कॉलिक पेन के लिए या नहीं। तो इसके ऊपर डाउ यूनिवर्सिटी की बड़ी अच्छी रिसर्च है कि कॉलिक की जितनी वजूहात हैं, जैसे बच्चे को एलर्जी, फूड एलर्जी हो जाती है बच्चों को, बहुत कॉमन है, नया नया भी खाना स्टार्ट करते हैं तो वो फूड एलर्जेंट हो गए, जैसे कि अंडे से, चिकन से या और किसी चीज़ से। तो जब भी कोई नई खुराक बच्चे को जाती है तो उसको थोड़ा सा रिएक्शन आता है हज़म करने में, तो इस तरह का कोई मसला, या लैक्टोज इंटॉलरेंट बच्चे होते हैं, आपने सुना होगा लैक्टोज फ्री फार्मूलाज आजकल होते हैं, वो इसीलिए। तो इस तरह की चीज़ों के ऊपर बाकायदा रिसर्च हुई है। इस तरह की जितनी चीज़ें या जितने फैक्टर्स हैं जो कॉलिक प्रोड्यूस करते हैं उन सब के लिए बहुत इफेक्टिव है।
अच्छा, ये कहाँ का अवेलेबिलिटी है इसकी? सिर्फ ऑनलाइन मिलेगा या कहीं और भी ये मिलेगा? ऑनलाइन भी मिलेगा, ये केमिस्ट और मेडिसिन हर शॉप पर इजीली अवेलेबल है। पैन पाकिस्तान आप इससे जो है वो ऑर्डर ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं मेडिक्स लेबॉर्ट्री की वेबसाइट से। हाँ। और इसके अलावा आप जो है वो इसको बड़े आराम से किसी भी केमिस्ट या फार्मेसी शॉप पर बड़े आराम से ही अवेलेबल है। तो ये छोटी सी चीज़ लेकिन आपकी ज़िंदगी में इतना चेंज लाएगी। बच्चा सोएगा, आप सो पाएंगे, आपकी नींद पूरी होगी, अपने ऑफिस में परफॉर्मेंस आपकी अच्छी होगी, अपने घर में परफॉर्मेंस आपकी अच्छी होगी। सो सोचिए, छोटी छोटी चीज़ें आपकी लाइफ को बेहतर बनाती हैं। थैंक यू सो मच। Thank you, Nida। तो व्यूअर्स, रोज़ाना कोशिश होती है कि कोई ऐसा प्रोग्राम आपके लिए लेकर आए, और जैसे जैसे वक्त चेंज हो रहा है, सोसाइटी चेंज हो रही है, दिमाग बदल रहा है, बहुत सारी चीज़ों का दिल चाहता है कि आप तक पहुंचाई जाएं और इस सोसाइटी को बेहतर किया जाए। सो दुआओं में याद रखिएगा। और अगर कोई ऐसा टॉपिक आप देखना चाहते हैं जो आप हमारे शो पे देखना चाहते हैं, हमें प्लीज़ लिख के भेजें। हमसे दूर ना जाएं, बल्कि लिख के और करीब आएँ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।